हेलो एवरीवन, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस चैनल में स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं बिहार बीपीएससी के लिए बिहार का आधुनिक इतिहास। ठीक है, अगर बीपीएससी में 30 क्वेश्चन के करीब में हिस्ट्री आते हैं तो उसमें से मोस्टली क्वेश्चन एंशिएंट से और मॉडर्न से ही रहते हैं। 30 के करीब में क्वेश्चन आते हैं हिस्ट्री से, उसमें भी मॉडर्न और एंशिएंट का अधिकांश भाग होता है। एंशिएंट मैंने बिहार समग्र से कंप्लीट करवा दिया है, एक एक लाइन बाय लाइन, और मॉडर्न आज हम शुरू करेंगे। मॉडर्न और एंशिएंट कंप्लीट करने के बाद मॉडर्न के करीब में 150 क्वेश्चन का हम प्रैक्टिस करेंगे बिहार स्पेसिफिक मॉडर्न हिस्ट्री का, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, और एंशिएंट का भी हम प्रैक्टिस करेंगे। मिडेवल जो बिहार है वो अपलोड हो चुका है, उसके संबंधित क्वेश्चन 50 के करीब में हमने डिस्कस कर लिए हैं, जो आप जाके देख सकते हैं। बीपीएससी में साइंस के क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, इसलिए साइंस का मैंने घटना चक्र से प्रीवियस ईयर के काफ़ी सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करवा दिए हैं, जिसको आप जाके देख सकते हैं। इसके अलावा मैंने हिस्ट्री और ज्योग्राफी घटना चक्र के भी क्वेश्चंस करवाए हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो शुरू करते हैं आधुनिक बिहार का। फर्रुखसियर के शासनकाल में बिहार शाहजादा मिर्जा अहमद को नाम मात्र के अधिकार दिए गए थे। बंगाल के नाजिम शुजाउद्दीन को उसका सहायक नियुक्त किया गया। शुजाउद्दीन ने बिहार का प्रशासन चलाने के लिए नवाब अलीवर्दी खां को उपनवाब या नायाब नाजिम नियुक्त किया था। ये बीपीएससी क्वेश्चन है कि किसको उपनवाब या नायाब नाजिम नियुक्त किया गया था। 1739 में शुजाउद्दीन की मृत्यु के बाद अलीवर्दी खां ने गौरिया के युद्ध में शुजाउद्दीन के राजवंश को हराया और 1740 में उसने मुर्शीद कुली के वंशज सरफराज खां को विस्थापित कर बंगाल पर प्रत्यक्ष अधिकार कर लिया। 1912 ईस्वी में बिहार बंगाल का पुनः एक किया गया था, फिर से अलग किया गया था। बंगाल से बिहार को फिर से अलग कर दिया गया था। कब किया गया? 1912 ईस्वी में। जब 1906 में बंगाल का विभाजन हुआ, 1911 में उनको फिर से एक किया गया, 1912 में बिहार को उससे अलग कर दिया गया, और 1936 में, 1936 या 35 है, उड़ीसा बिहार से अलग हुआ, उड़ीसा जो अभी कहलाता है। ठीक, तो इसीलिए बंगाल का जो इतिहास है मॉडर्न से पूर्व का, वही बिहार का भी इतिहास है। बिहार प्रशासन को सुव्यवस्थित करने के पश्चात अलीवर्दी खान ने अपने पोते सिराजुद्दौला को बिहार का नाम मात्र का उपनवाब बनाया। सिराजुद्दौला द्वारा अलीवर्दी खां के खिलाफ किया गया विद्रोह वहां के तत्कालीन दीवान राजा जानकी राम के द्वारा विफल कर दिया गया था। अलीवर्दी खां को 1733 में बिहार का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया। राजा जानकी राम के पश्चात राम नारायण को बिहार का दीवान बनाया गया। किसको? राम नारायण को। अलीवर्दी खां की 1756 में मृत्यु हो गई, तब सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना 1756 में। 1757 में कौन सी युद्ध होगी? पलासी। सिराजुद्दौला के प्रतिद्वंदी और विरोधियों में प्रमुख थे पूर्णिया के नवाब शौकत जंग, चचेरा भाई था, सिराज की मौसी घसीटी बेगम और उसका सेनापति मीर जाफर। पता ही है, ये सभी अंग्रेज से मिल गए थे। अपने विरोधियों के दमन के क्रम में सिराजुद्दौला ने घसीटी बेगम को बंदी बना लिया। मीर जाफर के स्थान पर मीर मदान को सेनापति नियुक्त किया। अक्टूबर 1756 ईस्वी में मनिहारी के युद्ध में सिराज ने शौकत को पराजित कर उसकी हत्या कर दी, मतलब कि अपने सभी प्रतिद्वंदियों को उसने खत्म कर दिया। 23 जून 1757 को पलासी नामक स्थान पर बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के बीच ऐतिहासिक पलासी का युद्ध मुर्शिदाबाद में हुआ, जिसमें सिराजुद्दौला की मृत्यु हो गई और कंपनी का नेतृत्व कर रहे लॉर्ड क्लाइव की जीत हो गई। पलासी के युद्ध के पश्चात लॉर्ड क्लाइव ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब नियुक्त किया और उसके साथ पटना आया। किसको बनाया? मीर जाफर को। लॉर्ड क्लाइव ने मीर जाफर के पुत्र मीरन को बिहार का उप नवाब नियुक्त किया, लेकिन वह नाम मात्र का प्रशासक था, जबकि वास्तविक सत्ता बिहार के नायाब नाजिम राजा राम नारायण के हाथों में थी। इसके बाद क्लाइव क्या शुरू करेगा? द्वैध शासन। द्वैध शासन क्या होता है? असली वास्तविक शक्ति किसी और के हाथों में है, मुखौटा कोई और होगा, दो लोग मिलकर शासन करेंगे, दीवानी तुम ले लो, फौजदारी हम रख लेते हैं, इस तरह से कुछ करके। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने 2 उपदीवान नियुक्त किए,
इनमें बंगाल के मोहम्मद रजा खां और बिहार के लिए सिताब राय थे। बिहार के लिए कौन थे? सिताब राय। इनको दीवान नियुक्त किया गया, यानी कि बिहार से कर वसूली का काम कौन करेंगे? सिताब राय करेंगे। अंग्रेजों ने इनको नियुक्त किया है और फौजदारी अभी भी किसके हाथों में है? वो मीर जाफर के हाथों में है। और दीवानी का काम किसने ले लिया? क्लाइव ने ले लिया, और क्लाइव ने इन दोनों को नियुक्त कर दिया, ये बंगाल के लिए और ये बिहार के लिए। अली गौहर शाह आलम द्वितीय ने 1760 में पटना में घेरा डाला, लेकिन कैप्टन नॉक्स के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने उसे मार भगाया था। अली गौहर को कैप्टन नॉक्स ने 1760 ईस्वी में। अली गौहर का बिहार अभियान 1759 ईस्वी में समाप्त हुआ। मुगल सम्राट आलमगीर द्वितीय की मृत्यु के बाद अली गौहर ने दिल्ली के सिंहासन पर अधिकार करने के लिए अंग्रेजों का सहयोग लिया। किसने? मुगल सम्राट आलमगीर द्वितीय की मृत्यु के बाद अली गौहर ने। पटना में अंग्रेजों की फैक्ट्री में अली गौहर का राज्याभिषेक हुआ था। 1760 में मीर जाफर के स्थान पर मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया गया। मीर जाफर को भी हटा दिया अंग्रेजों ने, अब मीर कासिम आ गया। नवाब मीर कासिम को अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर स्थापित कर ली थी इसने। मीर कासिम अच्छा प्रशासक था। इसने क्या किया? अंग्रेजों के षड्यंत्र से बचने के लिए अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से हटाकर अभी जो बिहार का मुंगेर है वहाँ पर ले आया मीर कासिम। 1764 में अंग्रेजी सेना के साथ मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला, कौन? मीर कासिम, शुजाउद्दौला और भगोरे मुगल शासक शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना की मुठभेड़ बक्सर में हुई, जिसको क्या कहा जाता है? बक्सर का युद्ध। कब हुई? 1764 ईस्वी में। सर हेक्टर मुनरो, इनका नाम बहुत बार पूछा गया, कि नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने तीनों शासकों की संयुक्त सेना को पराजित कर दिया। कहा जाता है कि पलासी का युद्ध जो था वो तो छल प्रपंच से लड़ा गया था, लेकिन बक्सर का युद्ध वास्तविक युद्ध था जिसमें अंग्रेजों ने अपने शक्ति का परिचय दिया था। बक्सर युद्ध के पश्चात शाह आलम द्वितीय ने बिहार, बंगाल, उड़ीसा के क्षेत्र में दीवानी, लगान वसूली का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदान कर दिया। शाह आलम द्वितीय ने बिहार, बंगाल और उड़ीसा पूरे में दे दिया दीवानी का उनका काम। लॉर्ड क्लाइव ने 1765 में बंगाल एवं बिहार के क्षेत्र में द्वैध शासन लागू किया। सर लियोनिस कॉर्टिस, किसको? सर लियोनिन कॉर्टिस को द्वैध शासन का जनक कहा जाता है, बहुत बार पूछा है ये। और क्लाइव ने 1765 में द्वैध शासन लागू किया था, बक्सर के युद्ध के बाद लागू किया था द्वैध शासन, इसको याद रखना, 1765 में। इसमें बिहार का प्रशासन मिर्जा मोहम्मद कजीम खां, मीर जाफर का भाई, के पास था। उसकी सहायता के लिए एक उप सूबेदार धीरज नारायण, राजा राम नारायण का भाई था। क्लाइव ने सितंबर 1765 में कजीम खां को पद से हटाकर उसके स्थान पर धीरज नारायण को नियुक्त किया था। राजा राम नारायण और राजा सिताब राय बिहार के महत्वपूर्ण उप प्रांत प्रतियों में से थे। पटना में स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री व्यापारी केंद्र के मुख्य अधिकारी मिडल्टन था को राजा धीरज नारायण, राजा सिताब राय के साथ एक प्रशासन मंडली का सदस्य 1766 में नियुक्त किया गया। प्रशासन मंडली बनाया गया जिसमें मिडल्टन था, राजा धीरज नारायण था और राजा सिताब राय थे। नेक्स्ट है कि धीरज नारायण को 1767 में हटाकर सिताब राय को कंपनी द्वारा नायाब दीवान बनाया गया। टॉमस रमवोल्ड को पटना फैक्ट्री का मुख्य अधिकारी नियुक्त किया गया 1767 ईस्वी में। किसको? टॉमस रमवोल्ड को। बिहार में यूरोपीय व्यापारियों का आगमन। सर्वप्रथम 17वीं शताब्दी में बिहार में यूरोपीय व्यापारियों का आगमन प्रारंभ हुआ। 17वीं शताब्दी में प्रारंभ में बिहार के सोरा व्यापार, बहुत बार पूछा है बिहार से कौन सा चीज़ का निर्यात सबसे अधिक होता था? सोरा। पर डच व्यापारियों का प्रभुत्व था, डचों का प्रभुत्व था। बिहार में सबसे पहले पुर्तगाली आए, और पुर्तगाली हुगली के जलमार्ग से पटना आए, हुगली से नाव से पटना आए थे। पुर्तगाली अपने साथ मसाला, चीनी मिट्टी के बर्तन इत्यादि लेकर आते थे और पटना से सूती वस्त्र ले जाते थे, कॉटन का जो कपड़ा होता था वो ले जाते थे। डच कंपनी की स्थापना 1632 में हुई थी। डच फैक्ट्री वर्तमान के पटना कॉलेज के उत्तरी हिस्से की इमारत है, जहाँ पर भी पटना का कॉलेज का उत्तरी हिस्सा है वही डच फैक्ट्री हुआ करती थी। जॉब चार्नॉक को 1764 में पटना फैक्ट्री का प्रधान बनाया गया। किसको? जॉब चार्नॉक को, बहुत बार पूछा इनका नाम, तथा वह इस पद पर 1680 ईस्वी तक रहा। सर जॉन मार्शल ने इस दौरान जॉब चार्नॉक के अधीन कार्य किया।
बिहार के सूबेदार शाइस्ता खां द्वारा 1680 में अंग्रेजी कंपनी के व्यापार पर 3.5% कर लगाने से क्षुब्ध होकर जॉब चार्नॉक ने हुगली शहर को 1686 में लूट लिया था। किसको? हुगली शहर को। बिहार का सूबेदार शाइस्ता खां द्वारा जब अंग्रेजी व्यापार पर इतना 3.5% कर लगाया गया तो ये गुस्सा हो गया और इसने हुगली शहर को लूट लिया। मतलब इसी देश में कर नहीं लगा सकते थे अंग्रेजों पर। फर्रुखसियर ने अंग्रेजों को बिहार एवं बंगाल में व्यापार करने के लिए 1717 में पुनः स्वतंत्रता प्रदान कर दी। इसको मैग्ना कार्टा की भी कहा जाता है, अंग्रेजी व्यापार का मैग्ना कार्टा, जिसमें फर्रुखसियर ने उनको बहुत सारी रियायतें दी थी। पटना फैक्ट्री को अंग्रेजों ने 1718 में पुनः खोल दिया। इस दौरान कंपनी ने व्यापार में घूसखोर की प्रथा को प्रारंभ किया। अगला है कि नवाब अली वर्दी खां के दबाव के कारण पटना फैक्ट्री 1750 में पुनः बंद कर दी गई, लेकिन हॉलवेल के ने प्रयास करके 1755 में पटना फैक्ट्री को पुनः खोल दिया था। बिहार में यूरोपीय कंपनियां। पुर्तगाली फैक्ट्री 17वीं सदी पूर्वार्ध सूती वस्त्र उत्पादन के लिए। डच, या अभी जो नीदरलैंड है वही डच है, फैक्ट्री 1632 में अनाज, सोरे और सूती वस्त्र के लिए। ब्रिटिश फैक्ट्री 1651 में नील सूती वस्त्र के लिए। डेन फैक्ट्री, डेनिश जो हैं, 1774 में सूती वस्त्र के लिए। इनका क्रम भी कई बार पूछ लेता, सबसे पहले पुर्तगीज आएंगे, फिर डच, फिर ब्रिटिश, फिर डेनिश। बिहार के सूबेदार सैयद हुसैन अली खां एवं उसका भाई अब्दुल्ला खां को सैयद बंधु के नाम से जाना जाता था, जो शासक निर्माता के रूप में प्रसिद्ध हुए। सैयद बंधु कौन है? अगर उत्तर मुगल पर रहा होगा औरंगजेब के बाद का काल, तो दो बंधु बड़े फेमस हैं सैयद बंधु, सैयद हुसैन और अली खां। और उसका भाई कौन था? अब्दुल्ला खां। अली खां और अब्दुल्ला खां, ये दोनों ने बहुत सारे प्रशासक बिठाए। मतलब कि मतलब ये कंट्रोल, वास्तविक सत्ता इनके पास होती थी, लेकिन मुखौटा के रूप में मुगल सत्ता बहुत सारे प्रशासकों को बिठाए इन्होंने। अंत में फर्रुखसियर था, फर्रुखसियर, जिसके बाद इनकी हत्या हो गई थी। 1763 में मीर कासिम ने पटना में गिरफ्तार 148 कैदियों, जिसे पटना का अंग्रेजी एजेंट एलिस भी था, की हत्या करवा दी मीर कासिम ने। यह घटना पटना हत्याकांड के नाम से विख्यात है। जेम्स अलेक्जेंडर की अध्यक्षता में 1770 में रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना के नाम से एक लगान परिषद का गठन किया गया। रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना के नाम से, किसके में? जेम्स अलेक्जेंडर के अध्यक्षता में। 1770 में बिहार का पूर्णिया जिला सन्यासी विद्रोह का केंद्र रहा। सन्यासी विद्रोह, कौन सी बुक है इस पर? इस पर है आनंद मठ, बंकिम चंद्र चटर्जी की आनंद मठ, इसी से लिया गया है वंदे मातरम। सर जॉन शोर की अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को बिहार में गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा 1793 में लागू कर दिया गया। वैसे सन्यासी विद्रोह क्या था? सन्यासियों ने, जो बंगाल के बहुत सारे बंगाल में मठ है, वहाँ के सन्यासियों ने अपने धर्म में हस्तक्षेप और अंग्रेजों के द्वारा लगाए गए तरह तरह के कानूनों से परेशान होकर विद्रोह कर दिया। तो उस समय बहुत भयंकर अकाल भी फैल गया था बंगाल में, इसीलिए इसको सबसे पहला विद्रोह भी बोला जाता है। पहला विद्रोह में सबसे पहला हम सन्यासी ही पढ़ते हैं 1770 के आसपास। 1770 से काफ़ी लंबा चला था ये। सर जॉन शोर की अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को बिहार में गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा 1793 में लागू किया गया। जब ईस्ट इंडिया कंपनी को 1765 में बिहार का दीवानी अधिकार प्राप्त हो गया, तो उसके बाद बिहार का प्रशासन चलाने के लिए नायाब नाजिम अथवा उप प्रांतपति का पद बनाया गया। अगर किसी को बंदोबस्त व्यवस्था जितने भी हैं भू राजस्व वो पढ़ना हो, तो मैंने अपने नोट्स से पढ़ाया हुआ, हैंड रिटेन नोट से जाके देखना, चैनल में मिल जाएगा। 1772 ईस्वी में वॉरेन हेस्टिंग्स ने सिताब राय को अपदस्थ कर उसके पुत्र कल्याण सिंह को राय रायन की उपाधि प्रदान की। वर्ष 1770 ईस्वी के बाद 1783 में पुनः बिहार में अकाल पड़ा। इस समस्या के समाधान के लिए अनाज भंडार के लिए पटना गोलघर का निर्माण हुआ था। पटना गोलघर का निर्माण अनाज रखने के लिए ही किया गया था, अकाल के दौरान अनाज रखने के लिए। बिहार में जनजातीय विद्रोह अगला टॉपिक है। बिहार के जनजातीय क्षेत्र में ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध कई चुनौतियां संगठित हुईं। कुछ ब्रिटिश सत्ता के विस्तार के बीच में, तो कुछ इसके स्थापना के पश्चात। ब्रिटिश सत्ता का दक्षिणी बिहार, तो जो अब झारखंड में है, के पठारी क्षेत्र जनजातियों में विस्तार 1765 के बाद आरंभ हुआ। इसके फलस्वरूप स्थानीय जनजातियों में विरोध की भावना जागी। उन्हें अपनी संस्कृति को आर्थिक स्थिति के
संस्कृति और आर्थिक स्थिति के विनाश की संभावना नजर आने लगी। नव आगंतुक बाहरी लोगों को दीकू कहते थे। क्या कहते थे? दीकू कहा गया के विरुद्ध उनमें विरोधी भावनाएं बनी। जनजातियों ने एक के बाद एक कई विद्रोह के द्वारा अपने शौर्य, बलिदान, राष्ट्र प्रेम का परिचय दिया। समय समय पर ब्रिटिश साम्राज्य की नींव को हिलाते रहे। जनजाति लोग हस्तक्षेप बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। आज भी कई सारे वो जनजाति इलाकों में सरकार विरोधी हरकतें करते रहते हैं। प्रमुख जनजाति विद्रोह। नोनिया विद्रोह 1770 से 1800 ईस्वी के आसपास। नोनिया विद्रोह बिहार के मुख्य सोरा या सोडा उत्पादक केंद्र हाजीपुर, तिरहुत, सारण, पूर्णिया में हुआ था। नोनिया किनको बोला जाता है? आज भी बोला जाता है जो नमक का उत्पादन करते। कच्छ के क्षेत्र में नोनिया होते हैं आज गुजरात में। तो जो सोरा या सोडा का उत्पादन करते थे उन्होंने ये किया था। हाजीपुर, तिरहुत, सारण, पूर्णिया। तिरहुत में कौन कौन से जिले आते हैं अगर देखा जाए तो मुजफ्फरपुर, दोनों चंपारण आएंगे, शिवहर आएंगे और वैशाली का इलाका आता है। सारण हो गया छपरा, पूर्णिया हो गया पूर्वी बंगाल, मतलब पूर्वी बिहार का भाग, बंगाल का पश्चिमी भाग। अगला है तमार विद्रोह 1789 से 94। छोटा नागपुर के उराव जनजातियों द्वारा जमींदारों और साहूकारों के शोषण के खिलाफ के विद्रोह की शुरुआत हुई जो 1794 तक चलता रहा। अंततः इस विद्रोह को अंग्रेजों ने कुचल दिया था। 1789 से 94 तक चला था तमार विद्रोह। पहले नोनिया, फिर तमार, फिर चेरो विद्रोह। यह विद्रोह पलामू शासक भूषण सिंह के नेतृत्व में, कौन था? भूषण शासक, पलामू के शासक थे ये, के नेतृत्व में पलामू रियासत के लोगों ने किया था। अंग्रेजों ने 1802 में भूषण सिंह को पकड़कर फांसी की सजा दे दी थी। चेरो विद्रोह खत्म हो गया था, 2 साल करीब में चला था। कोल विद्रोह छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ। यह विद्रोह भारतीय इतिहास का महत्वपूर्ण विद्रोह था। अब ये इलाका झारखंड में पड़ता है। बहुत ही खनिज संपन्न प्रदेश है ये। वास्तव में यहाँ मुंडो का विद्रोह था जिसे हो, उराम एवं अन्य जनजातियों के लोग शामिल थे। इस विद्रोह का मुख्य कारण भूमि संबंधी असंतोष था। इस विद्रोह के मुख्य नेता बुद्धो भगत, बिंदराय, सिंगराय, सुरगा मुंडा था। 1831-32 में हुआ था ये। कौन सा विद्रोह? कोल विद्रोह, छोटा नागपुर के क्षेत्र में। भूमिज विद्रोह। यह विद्रोह वीरभूमि के जमींदार गंगा नारायण सिंह के नेतृत्व में किया गया था। इस विद्रोह का कारण ब्रिटिश सरकार के शोषणकारी लगान व्यवस्था था। इसका प्रभाव वीरभूमि एवं सिंहभूम दोनों क्षेत्रों पर आता। झारखंड और बंगाल का इलाका वो इलाका में पड़ा था। संथाल विद्रोह 1855 से 56 में हुआ है ये। भारत के प्रमुख जनजातीय विद्रोह में भी आता है ये। संथाल आदिवासियों का यह विद्रोह भागलपुर जिला के राजमहल के भगनीडीह से 30 जून 1855 को आरंभ हुआ। संथाल विद्रोह का प्रभाव क्षेत्र पश्चिम बंगाल के वर्धमान से लेकर बिहार के भागलपुर तक था। इस विद्रोह के नेता सिद्धो, कान्हू, चांद और भैरव थे। ये चारों सहोदर भाई थे। इस विद्रोह का दमन कैप्टन अलेक्जेंडर और लेफ्टिनेंट थॉमसन ने किया था। बहुत ही वीर जनजाति होते हैं ये संथाल लोग। अगला है कौन कौन से कैप्टन थे? कैप्टन अलेक्जेंडर और लेफ्टिनेंट थॉमसन, इन दोनों ने दमन किया था। और मुख्य नेता कौन थे? सिद्धो, कान्हो, चांद और भैरव। संथाल विद्रोह 1855-56 ईस्वी में चला था। लोटा विद्रोह 1856 ईस्वी में, 1857 से ठीक पहले था। यह विद्रोह 1857 की क्रांति के 1 साल पूर्व मुजफ्फरपुर जेल के कैदियों द्वारा लोटा के लिए किया गया था। यहाँ प्रत्येक कैदी को पीतल का लोटा दिया जाता था, लेकिन सरकार ने निर्णय लिया कि पीतल की जगह मिट्टी के बर्तन दिए जाएंगे। इसके बाद वहाँ के कैदियों ने विद्रोह कर दिया। इसे लोटा विद्रोह के नाम से जाना जाता है। अगला है मुंडा विद्रोह 1899 से 1901। इस आंदोलन का मुख्य प्रवर्तक बिरसा मुंडा था। यह आंदोलन 2 चरणों में चला, 1858 से 95 और 1895 से 1901 तक। बिरसा मुंडा के पहले के विद्रोह को सरदारी लड़ाई के नाम से भी जाना जाता है। मुंडा विद्रोह का मुख्य उद्देश्य आर्थिक, राजनीतिक एवं धार्मिक स्थिति में परिवर्तन एवं पुनरुत्थान लाना था। यह आंदोलन एक सुधारवादी प्रयास के रूप में आरंभ हुआ था। बिरसा ने नैतिक आचरण की शुद्धता, आत्म सुधार, एकेश्वरवाद का उपदेश दिया था। बिरसा भगवान भी बोलते हैं इनको। इस आंदोलन के विरुद्ध सरकार ने दमन चक्र चलाया और 3 मार्च 1900 ईस्वी को चक्रधपुर में बिरसा को गिरफ्तार कर लिया गया। 2 साल की सजा दे दी गई, लेकिन 9 जून 1901 को रांची कारागार में हैजा रोग के कारण बिरसा की मृत्यु हो गई थी। बिरसा मुंडा की आदमकद प्रतिमा लगाई गई है वहाँ।
झारखंड के जेल में, सॉरी रांची के कारागार में, झारखंड में जो है। अगला है बिरसा मुंडा के अनुयायी उन्हें धरती अब्बा का अवतार मानते हैं। बिरसा ने खुद को भगवान घोषित किया था। वर्तमान में बिहार, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के आदिवासी इलाकों में बिरसा मुंडा को भगवान की तरह पूजा जाता है। ताना भगत आंदोलन, अगला है ताना भगत। कब 1899 के आसपास में ख़त्म हो गया था ये विद्रोह। 1901 के आसपास में तो मर गए थे वो बिरसा मुंडा। अगला है ताना भगत आंदोलन 1914। इस आंदोलन का शुभारंभ 21 अप्रैल 1914 ईस्वी को गुमला जिले के बिशनपुर प्रखंड के टोली ग्राम में हुआ था। यह उरांव जनजातियों द्वारा आरंभ किया गया आंदोलन था। उरांव जनजातियों द्वारा यह आंदोलन अपने शुरुआती चरण में कुरुख धर्म, उरांव का मूल धर्म के नाम से जाना गया। इस आंदोलन का प्रमुख नेता जतरा भगत थे। उसने उरांव में धार्मिक सुधार संबंधी कार्य पर जोर दिया। सिर्फ धर्मेश, उरांव के देवता की आराधना पर बल दिया। साथ ही पशु बलि, मांस, मदिरा, कुरीतियों के त्याग पर भी उसने बल दिया था। ताना भगत आंदोलन। जतरा भगत के नेतृत्व में ऐलान हुआ कि मालगुजारी नहीं देंगे, बेगारी नहीं करेंगे और कर नहीं देंगे। उसने दीकुओं यानी कि बाहरी लोगों को यहाँ मजदूरी न करने का अभियान चलाया, जिससे 1916 में उन्हें जेल में कैद कर दिया गया। प्रायः आदिवासियों में जतरा भगत को बिरसा मुंडा का ही रूप माना जाता है कि वो उन्हीं का रूप थे। प्रमुख जनजातीय आंदोलन 1801-2 में चेरो विद्रोह भूषण सिंह, शिव प्रसाद सिंह, रामबख्श सिंह ने चलाया। 1831-32 में कोल विद्रोह। कोल विद्रोह के कौन कौन थे? बुद्धो भगत, बिंदराय, सिंगराय और सुरगा मुंडा। 32-33 में भूमिज विद्रोह गंगा नारायण सिंह ने चलाया। 1855-56 में संथाल विद्रोह सिद्धू, कानू, चांद और भैरव ने चलाया था। 1874 में खरवार विद्रोह भागीरथ माझी ने चलाया था। 1899 से 1900 मुंडा आदिवासियों का विद्रोह हुआ था, बिरसा मुंडा जिनके नायक थे। 1914 में ताना भगत आंदोलन हुआ, जिनके नायक कौन थे? जतरा भगत। तो जनजातीय विद्रोह हमने पढ़ लिया। बहुत सारे क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह जमींदारों और साहूकारों के खिलाफ विद्रोह था। संख्यात्मक रूप से बिहार की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति संथालों की है। संथाली भाषा को भारतीय के 8वीं अनुसूची में मिला हुआ है भाषा को स्थान भारत के संविधान में। संथाल विद्रोह का प्रभाव भागलपुर से लेकर राजमहल की पहाड़ी तक विस्तृत था, जिसे दमिन एक को पहाड़ियों का राजा के नाम से जाना जाता था। कहाँ से कहाँ तक? भागलपुर से राजमहल की पहाड़ी तक। सफाहोर आंदोलन का आरंभ 1870 में हुआ था, जिसके जन्मदाता बाबा भागीरथ माझी थे। जमींदारों द्वारा कृषक से मांगे गए बेगार या अवैध उपकर को वेथी नाम से जाना जाता है। वेथी नाम से जाना जाता है। स्वतंत्रता आंदोलन बिहार का योगदान। भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना से लेकर अंग्रेजों से स्वतंत्रता दिलाने में बिहार साक्षी रहा। चाहे धार्मिक, राजनीतिक आंदोलन हो अथवा विशुद्ध संवैधानिक संघर्ष, उग्र क्रांतिकारी विस्फोट हो या फिर महात्मा गांधी के अनुप्रेरक नेतृत्व में सत्याग्रह, इन सभी में बिहार का योगदान महान रहा है। किसी को PDF चाहिए हो तो मैं कमेंट सेक्शन में लिंक दे दूंगा, उसको ज्वाइन कर लेना। 1857 ईस्वी का विद्रोह और बिहार, ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हर साल मिनिमम 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक आध तो बाबू कुंवर सिंह से ही पूछे जाते हैं। भारत में अंग्रेजी सत्ता की स्थापना के बाद प्रथम सशक्त जन आंदोलन 1857 का विद्रोह था। 1857 ईस्वी के विद्रोह का आरंभ 11 मई 1857 को मेरठ छावनी में हुआ था। बिहार में भी इसका व्यापक प्रभाव पड़ा। विद्रोह सितंबर-अक्टूबर 1857 में सासाराम तथा रोहतास के आसपास कुंवर सिंह के भाई अमर सिंह से मिल गए थे विद्रोही। 3 जुलाई 1857 को पटना व्यापक विद्रोह एक पुस्तक विक्रेता पीर अली के नेतृत्व में आरंभ हुआ। बिहार में अफीम व्यापार के एजेंट लॉयल ने इस विद्रोह को दबाना चाहा, लेकिन अपने सैनिकों के साथ मारा गया था। कौन? एजेंट लॉयल। पटना में, बिहार में। पटना के कमिश्नर विलियम टेलर, कौन? विलियम टेलर ने विद्रोह के दमन के कठोर उपाय किए। 4 जुलाई को संपूर्ण पटना नगर की तलाशी हुई तथा सरकार के स्थानीय अधिकारियों ने अन्य दमनात्मक कार्रवाई भी की। इसमें पीर अली को गिरफ्तार कर लिया गया। इससे पहले 19 जून को टेलर ने पटना के 3 प्रतिष्ठित मुसलमान मोहम्मद हुसैन, अहमदुल्लाह और नाइजुल हक को धोखे से बंदी बना लिया था। किसने बना लिया था? टेलर ने। पटना का जो था टेलर, उसने कमिश्नर था पटना का। अगला है 25 जुलाई 1857 को मुजफ्फरपुर में भी कुछ अंग्रेज अधिकारियों को विद्रोही सैनिकों ने, अंग्रेजी अधिकारियों की विद्रोही सैनिकों ने हत्या कर दी। की होगा अंग्रेजी अधिकारियों की।
1857 विद्रोह मैंने काफ़ी डिटेल में पढ़ाया है अपने नोट्स से, जाके देख लेना। 25 जुलाई 1857 को ही दानापुर छावनी में 3 रेजिमेंट जो थे के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया, 3 रेजिमेंट। अगले दिन शाहबाद जिले में प्रवेश कर गए, जहां जगदीशपुर के बाबू कुंवर सिंह के सुयोग्य नेतृत्व में ब्रिटिश राज को एक सुसंगठित चुनौती का सामना करना पड़ा। 30 जुलाई को कंपनी सरकार ने पटना, शाहबाद, सारण, मुजफ्फरपुर, चंपारण जिलों में मार्शल लॉ लागू कर दिया। डेट इसलिए याद रखना, बीपीएससी कभी कभी डेट भी पूछता है। 1857 के विद्रोह के दौरान मुंगेर का क्षेत्र अप्रभावित रहा, जबकि इस विद्रोह का केंद्र आरा, दानापुर, गया, पटना, मुजफ्फरपुर था। मुंगेर का क्षेत्र शांत रहा। कौन कौन सा क्षेत्र था? आरा, दानापुर, गया, पटना और मुजफ्फरपुर। बंगाल आर्टिलरी का एक मेजर विंसेंट आयर इलाहाबाद जाते हुए आरा पहुंचा। उसने बीबीगंज में 2-3 अगस्त 1857 को कुंवर सिंह की सेना के साथ भीषण युद्ध किया। तदुपरांत आरा पहुंचकर अंग्रेजों को मुक्त कराया। 12 अगस्त 1857 को आयर ने जगदीशपुर में विद्रोह को दबाकर वहां कब्जा कर लिया। कुंवर सिंह ने कहा, मैं जहां भी हूं, जगदीशपुर वहीं पर है। कुंवर सिंह ने नाना साहेब के साथ दिसंबर 1857 में कानपुर में अंग्रेजों के साथ संघर्ष में भाग लिया। मार्च 1858 में उन्होंने आजमगढ़ में अंग्रेजों को पराजित किया। बलिया के समीप अंग्रेजों के साथ युद्ध में विजयी होने के बाद 23 अप्रैल 1858 को गंगा नदी पार करके जगदीशपुर लौटने क्रम में कुंवर सिंह ने कैप्टन ली ग्रांट के नेतृत्व में आई अंग्रेजी सेना को पराजित किया। कुंवर सिंह स्वयं भी इस युद्ध में बुरी तरह घायल हो गए। 3 दिन बाद 26 अप्रैल 1858 को उनकी मृत्यु हो गई। कुंवर सिंह एकमात्र ऐसे विद्रोही थे इस पूरे विद्रोह में जो कभी भी युद्ध नहीं हारे अंग्रेजों से। 23 अप्रैल को अंग्रेजों पर विजय के कारण इस तिथि को कुंवर सिंह दिवस मनाया जाता है। किस दिवस को? 23 अप्रैल को कुंवर सिंह दिवस। जुलाई 1858 तक कुंवर सिंह के भाई अमर सिंह ने संपूर्ण शाहबाद पर अपना अधिकार बनाए रखा। दिसंबर 1859 में नेपाल जाते समय वहां के महाराजा के सैनिक ने अमर सिंह को गिरफ्तार कर लिया और अंग्रेजों को सौंप दिया। नेपाल के जो गोरखा थे, गोरखा नेपाल के, और पंजाब के जो सिख थे और ग्वालियर, ये वैसे लोग थे जो अंग्रेज़ों के समर्थक बने रहे। इन्होंने भारतीयों को अंग्रेज़ों के साथ मिलकर भारत में जो विद्रोह हुआ था 1857 उसको दबाने का पूरा प्रयास किया था और सफल भी हुए थे ये लोग। अगला है कि क्या हुआ फिर? अमर सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया और अंग्रेजी सेना को सौंप दिया गया। नेपाल जाते समय अमर सिंह को गोरखपुर जेल में रखा गया, जहां पेचिश के कारण उनकी 5 फरवरी 1860 को मृत्यु हो गई। 1857 ईस्वी के विद्रोह संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। छपरा में मोहम्मद हुसैन खां के नेतृत्व में लोगों ने विद्रोह किया। 32वीं एनआई की 2 कंपनी ने भागलपुर में 9 अक्टूबर 1857 के विद्रोह किया। वजीरगंज गया में खुशहाल सिंह के नेतृत्व में विद्रोह हुआ। पटना में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह 3 जुलाई 1857 को हुआ। मुजफ्फरपुर में विद्रोह की शुरुआत 25 जून 1857 को हुई थी। ये कितनी बार पूछ लेता है ये डेट। पटना में कब हुआ? 3 जुलाई 1857 को। अब मुजफ्फरपुर में 25 जून। पहले मुजफ्फरपुर में हुआ 25 जून को, फिर 3 जुलाई को पटना में। वहाबी आंदोलन। वहाबी आंदोलन एक मुस्लिम समाज सुधार आंदोलन था जिसके प्रवर्तक सैयद वहाब थे। पटना के विलायत अली, इनायत अली की इस आंदोलन में अग्रणी भूमिका थी। 1822 से 1868 तक बिहार में चले वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र पटना था। वहाबी के अनुयायी अपने आप को अहले हदीस कहते थे। ये अंग्रेज़ों के प्रभाव से इस्लाम धर्म को बचाना चाहते थे। इस्लाम का जो पुराना इस्लाम जो है रूढ़िवादी, उस पे ले जाना चाहते थे, उसी पे स्थिर रहना चाहते। वहाबी आंदोलन वही था। सैयद अहमद का नाम आता है इसमें, सैयद अहमद खान नहीं, सैयद अहमद। स्वतंत्रता आंदोलन का द्वितीय चरण। स्वतंत्रता आंदोलन का द्वितीय चरण में राष्ट्रीय चेतना के प्रसार को महत्वपूर्ण माना गया। इसके लिए राजनीतिक सामाजिक जागरूकता बढ़ाने पर विशेष जोर दिया गया। अनेक संस्थाओं, मंचों आदि के माध्यम से इस कार्य को अंजाम दिया गया। 1857 की क्रांति अपने लक्ष्य में सफल नहीं हो सकी, लेकिन उसने, ये हमने कंप्लीट कर दिया पूरा। अगला है 1857 की क्रांति सफल नहीं हो सकी, लेकिन उसने राष्ट्रीय पुनर्जागरण तथा स्वतंत्र चेतना की ठोस नींव रख दी कि अंग्रेज हमें गुलाम बना रहे, ये तो बता ही दिया उन्होंने, और अगर हम चाहें तो इनको हटा भी सकते हैं, ये भी बता दिया।
पाश्चात्य शिक्षा के प्रसार ने नए राजनीतिक विचारों विशेषकर राष्ट्रीय चेतना के प्रसार में योगदान दिया। हंटर कमीशन जो बना था शिक्षा के लिए, उसके बाद 1857 में पूरे देश में विद्रोह भी चल रहा था और 1857 में 3 यूनिवर्सिटियां स्थापित की गई थी, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास में। तो पाश्चात्य शिक्षा का प्रसार होने लग गया था भारत में। राजा राम मोहन राय, महर्षि दयानंद सरस्वती के समाज सुधार अभियानों को राष्ट्रीय पुनर्जागरण के पृष्ठभूमि तैयार करने का बड़ा श्रेय जाता है। राजा राम मोहन राय और महर्षि दयानंद सरस्वती, आर्य समाज है इनका, आर्य समाज, और इनका क्या है, ब्रह्म समाज। बहुत सारे समाज बनाए थे राजा राम मोहन राय ने। 1875 में इन्होंने बनाया था, आर्य समाज की स्थापना की थी। और राजा राम मोहन राय 1829-30 के आसपास है, इनका देख लेना डेट। राजा राम मोहन राय ने जहां अमानुषिक कुरीतियों के विरुद्ध लोकमानस को झकझोरा, वहीं दयानंद सरस्वती ने पाखंड और अंधविश्वास के दलदल में धंसे मरणासन समाज को नवजीवन प्रदान किया। बॉयज एसोसिएशन 3 मार्च 1909 को दरभंगा राज के मैदान में, दरभंगा में बड़ा सा मैदान, वहीं पर बॉयज एसोसिएशन नाम के युवाओं के संघ की स्थापना की गई। बॉयज एसोसिएशन के संस्थापक सूर्यदेव नारायण वर्मा थे, कमलेश्वरी चरण सिन्हा उसके संस्थापक सचिव और बिहारी बनर्जी, दीनानाथ झा, जगदीश्वर प्रसाद झा सरकारी सचिव। इस सभा का अध्यक्ष एक बैरिस्टर अशफाक खां ने की थी। इसकी स्थापना इस क्षेत्र में राजनीतिक जागरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण मोड़ की परिचायक थी। तो बॉयज एसोसिएशन कहाँ बनाया गया था? दरभंगा में बनाया गया था 3 मार्च 1909 को, ये पूछ चुका है। सरस्वती अकादमी, दरभंगा में 1 जनवरी 1901 को सरस्वती अकादमी की स्थापना की गई थी। यह अकादमी देश प्रेम के महान आदर्शों से अनुप्रेरित था तथा अपने छात्रों को भी उसकी प्रेरणा देता था। कमलेश्वरी चरण सिन्हा इस अकादमी के प्रणेता थे। देशभक्त राजकिशोर प्रसाद उसके सुयोग्य सहकर्मी थे। सरस्वती अकादमी के सहायक प्रधानाध्यापक सतीश चंद्र चक्रवर्ती के प्रेरणा से 16 अक्टूबर 1905 को दरभंगा में राखी बंधन दिवस मनाया गया था। बंगभंग आंदोलन और बिहार, बंगाल विभाजन के बाद स्वदेशी आंदोलन का बिहार के विभिन्न भागों पर प्रभाव पड़ा। 1906 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी मुंगेर आए। स्वदेशी आंदोलन पर एक प्रभावकारी भाषण भी दिया था उन्होंने। बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस 1906 में बनी। कब? 1906 में। इसकी स्थापना 1906 में हुई थी। अपनी स्थापना काल से ही इसने इस प्रांत में राष्ट्रवादी चेतना के उन्नयन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम के तहत 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। बिहारी प्रांतीय सम्मेलन 1908 में सोनपुर मेला के अवसर पर नवाब सरफराज हुसैन खां की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण सभा हुई। इसमें बिहार प्रांतीय कमेटी का गठन किया गया। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन 1908 में पटना में ही हुआ। इसके अध्यक्ष सैयद हसन इमाम थे। मजरूल हक सहित सभी पढ़े लिखे उच्च वर्ग के मुसलमान इसमें सम्मिलित हुए। बिहार प्रांतीय सम्मेलन में मुंगेर में 9 दिसंबर 1919 को 28वां बिहार प्रांतीय सम्मेलन संपन्न हुआ। सम्मेलन में एक प्रस्ताव स्वीकृत हुआ जिसमें स्वाधीनता का प्रतिपादन किया गया था। सम्मेलन में विश्वनाथ मिश्र ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जबकि रामकृष्ण शर्मा ने प्रस्ताव में कुछ संशोधन प्रस्तुत किया। इस सम्मेलन में भाग लेने के बाद सरदार पटेल ने बिहार प्रांत की यात्रा की थी। अपनी यात्रा क्रम में सरदार पटेल छात्रों के आमंत्रण पर भागलपुर कॉलेज भी गए थे। तो ये पूछ सकता है सरदार पटेल कब भागलपुर कॉलेज गए थे, किस आंदोलन के बाद, किस पार्टी के गठन के बाद या किस सम्मेलन के पश्चात। तो बिहार प्रांतीय सम्मेलन जब आयोजित किया गया था बिहार में, तब गए थे सरदार पटेल भागलपुर कॉलेज। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और बिहार, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन 1910 में एक प्रस्ताव में नगर पालिकाओं, जिला वार्डों या अन्य स्थानीय निकायों पृथक निर्वाचन प्रणाली सांप्रदायिकता के सिद्धांत लागू करने का विरोध किया गया। बिहार के मजरूल हक ने बड़े ही तार्किक ढंग से मोहम्मद अली जिन्ना के प्रस्ताव का जोरदार समर्थन किया और सैयद हसन इमाम ने इस प्रस्ताव का अनुमोदन किया था। अगला है कि कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन में बिहार के कुल 39 प्रतिनिधि भाग लेने गए थे। इनमें ब्रज किशोर प्रसाद, द्वारिकानाथ ने न्यायिक सुधार और स्वदेशी आंदोलन संबंधी प्रस्तावों का क्रमशः अनुमोदन एवं समर्थन किया। स्वतंत्रता से पूर्व बिहार में आयोजित कांग्रेस का अधिवेशन
1912 में 27वां अधिवेशन बांकीपुर पटना रंगनाथ माधोलकर। 1922 में 38वां अधिवेशन गया में हुआ था। देशबंधु चित्तरंजन दास जो थे वो थे इस समय इसके अध्यक्ष। और 1940 में जब 53वां अधिवेशन रामगढ़ झारखंड में हुआ तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी अध्यक्ष थे कांग्रेस के। तो 3 अधिवेशन हुआ, बांकीपुर पटना, और 1922 में गया अधिवेशन हुआ जिसके अध्यक्ष कौन थे? देशबंधु चित्तरंजन दास। ये पिछले साल का बीपीएससी क्वेश्चन है इसलिए मैं बार बार पढ़ रहा हूँ। 1940 में रामगढ़ झारखंड में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी अध्यक्ष थे। होम रूल आंदोलन और बिहार नेक्स्ट है। 16 दिसंबर 1916 को बांकीपुर में एक सभा में होम रूल लीग स्थापित करने का निर्णय लिया गया। 1916 ईस्वी में बांकीपुर के सभा में। बिहार में इसके अध्यक्ष कौन बने? मजरूल हक। उपाध्यक्ष सरफराज हुसैन खां और पूर्णेंद्र नारायण सिन्हा। सचिव चंद्रवंशी सहाय और वैद्यनाथ नारायण सिंह थे। होम रूल आंदोलन को बिहार में गति देने के उद्देश्य से श्रीमती एनी बेसेंट ने 18 अप्रैल और 25 जुलाई 1918 को पटना की यात्रा की थी। एनी बेसेंट ने श्रीमती एनी बेसेंट हसन इमाम और शशिदानंद सिन्हा से भी मिली थी। महात्मा गांधी के एक सहकर्मी श्री जनकधारी प्रसाद ने, कौन थे? जनकधारी प्रसाद, मुजफ्फरपुर में कुछ स्थानीय वकीलों एवं व्यवसायियों के सहयोग से होम रूल लीग की स्थापना की थी। जनकधारी प्रसाद जी ने मुजफ्फरपुर में। बाल मुकुंद वाजपेयी द्वारा लिखित स्वराज कथा, इस किताब का नाम पूछ सकता है, नामक पुस्तिका बिहार, उड़ीसा, संयुक्त प्रांत और पंजाब के सरकारों द्वारा जब्त कर ली गई थी। बिहार में किसान आंदोलन। औपनिवेशिक काल में बिहार का अधिकांश लोग, लगभग 96%, जीविकोपार्जन के लिए कृषि पर निर्भर थे। अभी भी अधिकांश लोग हैं। यहाँ की कृषि प्रणाली सदियों पुरानी थी तथा औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था में विशेषकर राजस्व पद्धति शोषणमूलक थी। कुटीर उद्योग धंधों का ह्रास, भूमि पर जनसंख्या का बढ़ता बोझ, बगान मालिकों के बढ़ते अत्याचार इत्यादि के फलस्वरूप कृषि व्यवस्था ठप पड़ गई थी। किसान निर्धन हो गए थे। ये अंग्रेजों की आर्थिक स्थिति भी मैंने अपने नोट से पढ़ाया है, देख लेना चैनल में जाके। किसान जमींदार तहसीलदारों के रहमो करम पर छोड़ दिए गए थे। जमींदार उनसे मनमाना लगान, उपहार व बेगार लेते थे। अधिकांश किसान जमीन से बेदखल होने पर बटाईदार और भूमिहीन मजदूर बन गए। किसान क्या बन गए? भूमिहीन मजदूर। अतः किसानों द्वारा ब्रिटिश राज के साथ बगान मालिक, जमींदारों व अन्य बिचौलियों का तीव्र विरोध किया जाने लगा। आगे चलकर कई किसान आंदोलन के रूप में विरोध का एक जरिया बन गया। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह। 30 दिसंबर 1916 को कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में चंपारण किसान नेता राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर गांधी जी 10 अप्रैल को पटना और 15 अप्रैल 1917 को चंपारण पहुंचे। कब पहुंचे चंपारण? 15 अप्रैल 1917 को, और 10 अप्रैल को पटना आए। 1917 में चंपारण पहुंचे। चंपारण सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी के प्रमुख सहयोगी कौन कौन थे? सबके नाम याद रखना, इन सबके नाम याद रखना। किसी का भी नाम दे देगा और ई ऑप्शन फंसा ले जाएगा। राजकुमार शुक्ल, राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, ब्रजकिशोर प्रसाद, धरणीधर, कृष्ण सिंह, रामनवमी प्रसाद, मजरूल हक, जेबी कृपलानी, पोलक, शंभू नारायण, नरसिंह पारेख, महादेव देसाई, बाद में गांधी जी के सचिव बने महादेव देसाई, ब्रजकिशोर और शंभूनाथ, ये इतने लोग इनके सहयोगी थे। इनके नाम याद कर लेना, जैसे हो, नहीं याद हो तो भी याद कर लेना। चंपारण क्षेत्र में अंग्रेज बगान मालिकों द्वारा 3 कठिया प्रथा लागू कर दी गई थी। इस प्रथा के अंतर्गत प्रत्येक किसान को अपनी खेती योग्य जमीन के 3/20 भाग अर्थात 1 बीघा में 3 कट्ठा भाग में जमींदार की इच्छा अनुसार फसल उपजानी होती थी। 1 कट्ठा में 3/20 भाग, कितना? 3 अर्थात 1 बीघा में 20 कट्ठे का 1 बीघा होता है, तो उसमें से 3 कट्ठे पर खेती करनी होती थी। ये पिछली बार पूछा है बीपीएससी में। 3/20 सीधा सीधा ऑप्शन है ये। अगर कोई किसान इससे मुक्त होना चाहता तो उसके लिए आवश्यक था कि वह बगान मालिकों को एक बड़ी राशि तावान सरहवेशी अबवाव के रूप में दे। इस प्रथा के द्वारा गोरे नीलहे साहब बड़े पैमाने पर नील की खेती इस क्षेत्र में कराते थे। 1859-60 में ही दीनबंधु मित्र ने अपने बंगाल नाटक नील दर्पण में नील उत्पादन की शोषणकारी व्यवस्था का मार्मिक चित्रण किया है। दीनबंधु मित्र जी का किताब का नाम क्या है? नील दर्पण।
नील दर्पण का अंग्रेजी में अनुवाद बांग्ला के सुप्रसिद्ध कवि मधुसूदन दत्त ने 1861 में किया था। इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया था इन्होंने। नीलहे साहब के अत्याचार के विरुद्ध पहला विद्रोह 1867 में चंपारण के लाल सुरैया कोठी से आरंभ होकर मुजफ्फर जिले तक फैल गया था। लाल सुरैया कोठी से फैल गया था, चंपारण के लाल सुरैया कोठी से मुजफ्फर जिले तक, मुजफ्फरपुर जो है वहाँ तक ये विद्रोह फैल गया था। 1917 ईस्वी में गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह ये शोषणकारी प्रथा के उन्मूलन के लिए हुआ। यह महात्मा गांधी का भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग था। इस सत्याग्रह से अंग्रेजी हुकूमत को 3 कठिया प्रथा वापस लेना पड़ा। किसान एवं जनमानस के लिए गांधी दैव पुरुष बन गए। यह सत्याग्रह आगे कई किसान आंदोलन का शक्तिपुंज बन गया। चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी की सफलता से प्रभावित होकर रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि से संबोधित किया। ये भी क्वेश्चन पूछा है शायद। इसके पहले राजकुमार शुक्ल ने चंपारण निमंत्रण पत्र में गांधी जी को बापू कहकर संबोधित किया था। राजकुमार शुक्ल ने किया था बापू कहकर। गांधी जी का हिंसापूर्ण सत्याग्रह को अपार जन समर्थन मिलने के कारण ब्रिटिश सरकार को चंपारण कृषक अधिनियम 1918 पारित करना पड़ा। पहली बार ऐसा हुआ कि भारत में किसी आंदोलन के कारण ब्रिटिश सरकार को झुककर कानून बनाना पड़ा। चंपारण में कृषकों की स्थिति की जांच के लिए एक 6 सदस्यीय जांच समिति का गठन किया गया, जिसका नाम चंपारण एग्रीगेशन समिति दिया गया। चंपारण एग्रीगेशन समिति 6 समिति जांच समिति बनी 6 सदस्यों की। चंपारण एग्रीगेशन समिति के अध्यक्ष FG सलाई मध्य प्रदेश के आयुक्त थे, जबकि इसके मुख्य सदस्यों में महात्मा गांधी कौन कौन से हैं, फिर से नाम याद रखें, नाम ही सबसे ज़्यादा BPSC में फंसाता है कहीं हिस्ट्री में। महात्मा गांधी, LC यादवी, राजा हरिप्रसाद, नारायण सिंह, DJ रीड एवं G रैनी शामिल थे। तो ये चंपारण एग्रीगेशन समिति में थे, जिसने जांच किया और दिया था कि जांच में पाया था कि अंग्रेज वाकई शोषण कर रहे हैं। उसके बाद ये एक्ट बना के ख़त्म किया गया। गांधी जी ने 14 नवंबर 1917 को चंपारण के बरहरवा लखन सेन नामक गांव में पहला स्कूल स्थापित किया। इस स्कूल के प्रमुख शिक्षक बम्बई के बवन गोखले और उनकी पत्नी अवंतिका बाई गोखले थी। ये नील घोल रहे हैं ये पानी में। गांधी जी द्वारा चंपारण में दूसरा स्कूल 20 नवंबर 1917 को कस्तूरबा सेवा केंद्र गांव में खोला गया। भितरवा आश्रम को पूर्व में कस्तूरबा सेवा केंद्र के नाम से जाना जाता था, जो अनुसूचित जाति की बालिकाओं और महिलाओं हेतु शिक्षण केंद्र के रूप में स्थापित किया गया था। बिहार सरकार ने भितिहरवा आश्रम को ऐतिहासिक स्थल के रूप में स्थापित किया है। बिहार में गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में संपूर्ण राज्य में सत्याग्रह शताब्दी वर्ष का आयोजन किया गया। इस उपलक्ष्य में 21 से 22 फरवरी 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में स्वच्छाग्रह बापू को कार्यांजलि एक अभियान प्रदर्शनी का उद्घाटन किया था 100 सालों पूरे होने पर। चंपारण सत्याग्रह के बाद के किसान आंदोलन। 1919 ईस्वी में स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में मधुबनी जिले के किसानों ने दरभंगा राज के खिलाफ विद्रोह किया था, मतलब आंदोलन किया था। बिहार में सर्वप्रथम 1923 में मुंगेर में शाह मोहम्मद जुबैर की अध्यक्षता में किसान सभा की स्थापना हो चुकी थी। कब हुई थी? 1923 में। श्री कृष्ण सिंह उसके उपाध्यक्ष और श्री सिद्धेश्वरी चौधरी तथा नंद कुमार सिंह सचिव बने थे किसान सभा का। 1923 में जो बना था। 4 मार्च 1928 को पटना के बिहटा में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किसान सभा की औपचारिक रूप से स्थापना कर किसान आंदोलन को एक नई दिशा प्रदान किया। स्वामी सहजानंद किसान आंदोलन के मूल अनुप्रेरक बन गए। मरते दम तक यह उनके जीवन का लक्ष्य बना रहा। 17 नवंबर 1929 को हरिहर क्षेत्र सोनपुर मेला में एक सभा प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की गई। कब? 1929 में 17 नवंबर को, याद कर लेना जैसे हो। स्वामी सहजानंद उसके अध्यक्ष बने, श्री कृष्ण सिंह उसके सचिव, श्री यमुना कार्ये और गुरु सहाय लाल कैलाश लाल उसके प्रमंडलीय सचिव थे। सबके नाम याद रखना। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दिसंबर 1929 में बिहार की यात्रा की। इससे इस आंदोलन को विशेष बल मिला। किसान आंदोलन के अंतर्गत जमींदारों के अत्याचार के विरुद्ध आवाज़ उठाने के अतिरिक्त अन्य मांगे क्या थी? नहर शुल्क में कमी करके मालगुजारी भुगतान, पक्की रसीद देने, बकास्त भूमि को लौटाना आदि, ये सब उनकी मांगे थी। शाहाबाद एवं चंपारण जिलों में नहर टैक्स के विरुद्ध आंदोलन काफ़ी उग्र था। कहाँ कहाँ पर? शाहाबाद और चंपारण जिले में नहर टैक्स
शाहबाद जिला कांग्रेस कमेटी ने नहर टैक्स वसूली की जांच शीर्षक से एक अधिसूचना जारी की। इस संबंध में श्री कृष्ण सिंह, अब्दुल बारी और बलदेव सहाय किसानों की उचित मांग पर बल देने हेतु शाहबाद गए। 2 स्थानीय कांग्रेस नेता गुप्तेश्वर पांडे, विंध्याचल के साथ उन्होंने जिला के विभिन्न स्थानों की यात्रा की। किसान आंदोलन एवं कांग्रेस की गतिविधियों को कमजोर करने के लिए अंग्रेजों के समर्थन से बनी बिहार की जमींदारों ने एक संगठन बनाई। किसान आंदोलन को कमजोर करने के लिए जमींदार संगठनों ने सितंबर 1932 में रांची में यूनाइटेड पॉलिटिकल पार्टी बनाई थी। किसने बनाई थी? बिहार के जमींदारों ने 1932 में रांची में बनाई। क्यों बनाई? कांग्रेस और किसानों के आंदोलन को कमजोर करने के लिए। नेक्स्ट है बिहार में किसान सम्मेलन। हर साल एक आध क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। प्रथम, बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन 17 नवंबर 1929 को स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में सोनपुर में संपन्न हुआ था। दूसरा, सोनपुर में ही क्यों होता था? सोनपुर बहुत बड़ा पशु मेला, एशिया का सबसे बड़ा मेला लगता था, तो जहाँ पशु मेला लगेगा वहाँ तो किसान आएंगे ही, इसीलिए। दूसरा सम्मेलन 29-30 अगस्त 1934 को पुरुषोत्तम दास टंडन की अध्यक्षता में गया में संपन्न हुआ। इस सम्मेलन में खान अब्दुल गफ्फार खान ने भी अपने भाई के साथ भाग लिया था। तीसरा सम्मेलन हाजीपुर में 26-27 नवंबर 1935 को स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। इस सम्मेलन में जमींदारी प्रथा हटाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ था। जमींदारी प्रथा हटाने का। अप्रैल 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना लखनऊ में की गई, जिसमें स्वामी सहजानंद सरस्वती को अध्यक्ष और प्रोफेसर NG रंगा को महासचिव बनाया गया। अखिल भारतीय किसान सभा है ये 1936 में, और 29 में कौन सा बना है? 29 में बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन हुआ है, ठीक है। और प्रोफेसर NG रंगा को इसका महासचिव बनाया गया। स्वामी सहजानंद सरस्वती जो थे अध्यक्ष थे। किसान सभा के संगठन को बिहार के गांवों फैलाने में स्वामी सहजानंद सरस्वती को कार्यानंद शर्मा, राहुल संस्कृतायन, बहुत बड़े इतिहासकार हैं, इनकी पुस्तक बहुत सारी है, पंचानंद शर्मा, यदुनंदन शर्मा जैसे बहुत से वामपंथी नेताओं का सहयोग मिला। बिहार प्रांतीय किसान सभा ने सभाओं, सम्मेलन और प्रदर्शनों का भी आयोजन किया। 1935 ईस्वी में किसानों द्वारा जमींदारी उन्मूलन का प्रस्ताव पारित किया गया। इसी वजह से चंपारण, सारण, मुंगेर जिला कांग्रेस समिति ने अपने सदस्य गणों को किसान सभा के जुलूस में भाग लेने से मना कर दिया। इस परिस्थिति के बाद किसानों ने प्रत्यक्ष कार्रवाई का रास्ता शुरू किया था। नवंबर 1935 में मोकामा क्षेत्र के बरहिया टाल इलाके के किसानों द्वारा जमींदारी उन्मूलन तथा बकास्त भूमि की वापसी की मांग को लेकर एक बड़ा आंदोलन शुरू किया गया था। इस आंदोलन में कार्यानंदन शर्मा की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण थी। बरहिया टाल में आंदोलन हुआ था 1935 में। बकास्त भूमि उसे कहते हैं जिसे मंदी या प्राकृतिक आपदा के कारण लगान न दे पाने की स्थिति में किसानों ने जमींदार को दे दी। लगान नहीं चुका पाए तो जमींदार जमीन छीन लिया, उसी को बकास्त भूमि कहा जाता है। 1938 में पटना में एक बड़ी किसान रैली हुई जिसमें 1 लाख किसानों ने भाग लिया। गया जिले के रेवर में यदुनंदन शर्मा के नेतृत्व में किसान मजिस्ट्रेट से यह घोषणा कराने में सफल रहे कि विवादास्पद 850 बीघा जमीन काश्तकारों को लौटा दी जाएगी। यही विवाद वाले बकास्त भूमि लौटा दिए जाएंगे। फरवरी 1939 में राहुल संस्कृतायन ने सारण जिला अंतर्गत अंबारी स्थान पर बकास्त सत्याग्रह शुरू किया। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने हुंकार पत्रिका का प्रकाशन कर किसानों में जागरूकता फैलाते रहे। अप्रैल 1939 में आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में गया में अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का वार्षिक अधिवेशन हुआ। किनकी अध्यक्षता में? आचार्य नरेंद्र देव के 1939 में कहाँ पर? गया में अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का अधिवेशन हुआ था। नेक्स्ट है बिहार में किसानों से जुड़ी प्रथाएं। खुटकट्टी प्रथा, कमियोटी प्रथा, तिनकठिया प्रथा, तीनों को पढ़ते हैं। खुटकट्टी यह मुंडा जनजातियों में प्रचलित सामूहिक भू स्वामित्व की व्यवस्था थी। अंग्रेजी शासन द्वारा इस प्रथा में हस्तक्षेप के कारण मुंडा विद्रोह हुआ। कमियोटी प्रथा बिहार में एवं उड़ीसा में प्रचलित इस प्रथा के अंतर्गत कृषि दास के रूप में खेती करने वाले कमिया जाति के लोग अपने मालिकों द्वारा प्राप्त ऋण पर दी जाने वाली ब्याज की राशि के बदले जीवन भर उनकी सेवा करते थे। कमिया जाति के लोग जीवन भर मतलब उनके बेगार हो जाते थे। तिनकठिया प्रथा पता ही है,
चंपारण क्षेत्र में अंग्रेज बगान मालिकों द्वारा इस प्रथा को लागू किया गया। इस प्रथा के अंतर्गत प्रत्येक किसान को अपनी खेती योग्य जमीन के 15% 1 बीघा में 3 कट्ठा भाग पर नील की खेती करनी पड़ती थी। कमियोटी क्या था? कृषिदास था। कमियां जाति के लोग होते थे जिनको ऋण देता था उनका मालिक, और जीवन भर वो उसके अंदर ऋण के कारण खटते रहते थे। हम ये खुटकट्टी क्या था? सामूहिक भू स्वामित्व की प्रथा थी। जनजातियों में बहुत कुछ चीज़ सामूहिक होती है। अंग्रेज शासन द्वारा इसमें हस्तक्षेप किया गया था। ये 3 प्रथाएं हमने पढ़ ली। बिहार में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद। लेक्चर, बिहार में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद। क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के प्रथम चरण। बिहार में क्रांतिकारी विचारधारा के आरंभिक नेताओं में डॉक्टर ज्ञानेंद्रनाथ, केदारनाथ बनर्जी और बाबाजी ठाकुरदास थे। इन तीनों के नाम ही सबसे पहले इंपॉर्टेंट हो गए। बीपीएससी में नाम आधारित बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं हिस्ट्री में। उसमें भी ई ऑप्शन जो देता है ना, वो नाम में कन्फ्यूजन होता है उससे, तो इसलिए नाम पर ज़्यादा फोकस करना। 1906 में बाबाजी ठाकुरदास ने पटना में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना की। मदरलैंड नामक क्रांतिकारी विचारों वाला समाचार पत्र का प्रकाशन आरंभ किया। 30 अप्रैल 1908 को मुजफ्फरपुर के बदनाम जज किंग्सफोर्ड को मारने का खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चंद्र चाकी द्वारा किया गया प्रयास था, लेकिन गलती से इस बम कांड में वकील प्रिंगल केनेडी की पत्नी और बेटी मारी गई थी। तो खुदीराम बोस को उसके बाद फांसी हो गई थी। बहुत ही कम उम्र में इनको फांसी हुई थी। मुजफ्फरपुर बम कांड करने के बाद खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चंद्र चाकी रातों रात वहां से भाग गए, लेकिन अगले दिन पूसा रोड स्टेशन के नज़दीक खुदीराम बोस गिरफ्तार कर लिए गए और 11 अगस्त 1908 को फांसी पर लटका दिया गया। प्रफुल्ल चाकी ने 2 मई 1908 को पुलिस से मुठभेड़ होने के कारण स्वयं को गोली मार ली। खुदीराम बोस युगांतर नामक एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन से जुड़े हुए थे। बिहार में कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1912 ईस्वी में बांकीपुर पटना में हुआ, जिसकी अध्यक्षता आर्यन मधोलकर ने किया था। तो ये क्वेश्चन पिछले साल ही शायद पूछा था। 1913 में सचिन नाथ सान्याल ने पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा स्थापित की। उसमें पटना का बीएन कॉलेज क्रांतिकारी विचारधारा का केंद्र बन गया था। पूर्णिया जिला स्कूल से आए श्री अतुल चंद मजुमदार को भारतीय रक्षा कानून के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया था। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, अभी भी जो एनएसए लगाया जाता है वो वही वाला कानून है। सुधीर कुमार, प्रफुल्ल कुमार विश्वास, श्याम नारायण झा, शिव कुमार सिन्हा, बीएन कॉलेज के प्राध्यापक नृपेंद्रनाथ बसु को भी संदिग्ध व्यक्ति सरकार समझती थी। क्रांतिकारियों में क्रांतिकारी क्या थे? ये हिंसा के माध्यम से देश को स्वतंत्रता दिलाना चाहते थे। ढाका अनुशीलन समिति के कुछ सदस्य भागलपुर में सक्रिय थे। इनमें रेवती नाग सर प्रमुख थे। ढाका अनुशीलन समिति के सदस्य यदुनाथ सरकार ने बक्सर में युवा क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देने का उपाय किया था। अमेरिका में उस समय सक्रिय क्रांतिकारी श्यामजी कृष्ण वर्मा ने से प्रभावित स्वामी सत्यदेव ने भी बिहार में क्रांतिकारी विचारधारा के प्रसार का प्रयास किया था। स्वामी सत्यदेव एक प्रगतिशील विचार वाले कट्टर आर्य समाजी थे। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना किसने की थी बताओ जरा मुझे। अगला है कि भागलपुर में अनाथ बंधु चौधरी नामक एक बंगाली नौजवान को भारत रक्षा कानून की धारा 12 क के अंतर्गत दिसंबर 1918 में गिरफ्तार कर लिया गया। रविन्द्रनाथ ठाकुर ने उनकी गिरफ्तारी पर विरोध प्रकट किया था। अगला है कि क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का द्वितीय चरण। ब्रिटिश सरकार के दमन चक्र और सहयोग आंदोलन को समाप्त कर देने से युवा वर्ग में असंतोष भर गया, जिसके फलस्वरूप क्रांतिकारी राष्ट्रवाद पुनः जोर पकड़ने लग गया। पहला चरण जो आता है ना क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का, वो आता है 1906 के आसपास से, जब बंगाल का विभाजन होता है। ठीक, स्वदेशी आंदोलन जब चलता है तो उस समय के आसपास पहला क्रांतिकारी चरण आता है। दूसरा आता है जब असहयोग आंदोलन को गांधी जी बंद कर देते हैं। ठीक, असहयोग आंदोलन जो था उसको बंद कर देते। क्यों? चौरी चौरा कांड जो हुआ था उसके बाद उसको बंद कर देते हैं गांधी जी का एक। तो अब अहिंसा और इन सब चीज़ों से विश्वास उठ जाता है लोगों का सत्याग्रह से। तो नौजवान जो थे उन्होंने हिंसा का राह पकड़ लिया था। तो दूसरा चरण तब शुरू होता है। बिहार में 1924 के बाद के वर्षों में क्रांतिकारी गतिविधियों ने जोर पकड़ा। कुछ वर्ष पूर्व की क्रांतिकारी लहर की तरह इस समय भागलपुर इसका महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। 19 जनवरी 1927 को
श्री सचिन बख्शी को बिहार की यात्रा करते समय भागलपुर में क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होने के अभियोग में गिरफ्तार कर लिया गया। 9 नवंबर 1928 को दरभंगा समस्तीपुर जिला अंतर्गत दलसिंह सराय में एक डकैती हुई। सरकार की दृष्टि से यह राजनीतिक डकैती थी। 7 जून 1929 को चंपारण जिला के मौलानिया नामक स्थान में डकैती हुई थी। बिहार में क्रांतिकारी आंदोलन के एक सरप्रमुख नेता योगेंद्र शुक्ल को पुलिस मौलानिया डकैती का मुख्य फरार आरोपी समझती थी। तो मौलानिया डकैती से कौन संबंधित थे? योगेंद्र शुक्ल। श्री शुक्ल सारण पुलिस द्वारा 11 जून 1930 को गिरफ्तार कर लिए गए। योगेंद्र शुक्ल पर तिरहुट षड्यंत्र केस के नाम से मुकदमा चलाया गया। असेंबली बम कांड, तो ये क्या पूछ सकता है कि तिरहुत षड्यंत्र केस के मुख्य अभियुक्त कौन थे? तो योगेंद्र शुक्ल जी। असेंबली बम कांड 1929 के बाद पटना भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त के चित्र एवं इश्तेहार की प्रतियां बिकी। इसके लेखक प्रोफेसर ज्ञान साहा थे। प्रोफेसर ज्ञान साहा। ब्रिटिश सरकार ज्ञान साहा को अतिवादी विचारधारा का क्रांतिकारी समझती थी। प्रोफेसर साहा पटना क्रांतिकारी पार्टी के नेता मनिंदर नारायण राय और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के पंजाब शाखा के नेता श्री जयचंद विद्या अलंकर के साथ घनिष्ठ रूप से संबंध थे। कौन? मनिंदर नारायण राय के साथ संबंध थे ज्ञान साहा, और श्री जयचंद विद्या अलंकर के साथ प्रोफेसर साहा जो थे। बिहार नौजवान सम्मेलन मुंगेर में 12 दिसंबर 1929 को हुआ। बिहार नौजवान सम्मेलन सुभाष चंद्र बोस की अनुपस्थिति में पंडित प्रजापति मिश्र ने इसकी अध्यक्षता की थी। कौन करने वाले थे? बोस बाबू करने वाले थे अध्यक्षता, लेकिन वो अनुपस्थित थे तो प्रजापति मिश्र ने किया था। बिहार में 1930 में अनेक क्रांतिकारी युवा HSRA के सदस्य के रूप में काम कर रहे थे। HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। इससे पहले क्या था? HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां ये वगैरह थे। भगत सिंह वगैरह ने HSRA का गठन किया था। जब काकोरी के बाद HRA ख़त्म हो गया था, लोगों को फांसियां हो गई थी और वो हो गए थे, तब HSRA बनाया था इन्होंने। HSRA का महत्वपूर्ण केंद्र छपरा और पटना में था। छपरा केंद्र के नेता रामदेनी सिंह हाजीपुर स्टेशन पर डाक का थैला लूटने का प्रयास किया था इन्होंने। इसमें रामदेनी सिंह को फांसी सजा दी गई थी। रामदेनी सिंह को डाक का थैला बस लूटने के कारण फांसी की सजा हुई थी। 1906 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा पटना बिहार छात्र सम्मेलन का आयोजन किया गया। 1906 में किया गया। 1 अप्रैल 1936 को बिहार से उड़ीसा को अलग कर दिया गया। 1936 में उड़ीसा अलग हो गया बिहार से। वरिंद्र कुमार घोष ने स्वदेशी आंदोलन के प्रचार के लिए देवघर में गोल्डन लीग की स्थापना की थी। गोल्डन लीग की बंगाल विभाजन के विरोध में चलाए गए स्वदेशी आंदोलन के दौरान जमशेदपुर में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी ने सरकारी और विदेशी सहायता लेने से इनकार कर दिया था। टाटा का जो कंपनी था उसने सरकारी और विदेशी सहायता दोनों लेना मना कर दिया था उसने स्वदेशी आंदोलन के दौरान। 28 जून 1931 को पटना बम कांड हजारी लाल और प्रकाश उर्फ सूर्यनाथ चौबे द्वारा किया गया था। 9 नवंबर 1932 को लाहौर षड्यंत्र के सरकारी गवाह फणींद्रनाथ घोष को बेतिया में छुरा मारकर हत्या कर दी गई थी। लाहौर षड्यंत्र में इन्होंने गवाह दिया था किनके विरुद्ध? भगत सिंह सब के विरुद्ध इन्होंने गवाह दिया था, तो इनकी हत्या कर दी गई थी। इस हत्या के लिए बैकुंठ शुक्ल को 4 अप्रैल 1933 को फांसी दे गई थी। तो फणींद्रनाथ घोष जो थे इनको मार दिया गया था बैकुंठ शुक्ल के द्वारा। क्यों? क्योंकि फणींद्रनाथ घोष सरकारी गवाह बन गए थे। अगला है खिलाफत आंदोलन और बिहार। खिलाफत आंदोलन के दौरान बिहार की क्या दशा थी उस पर अब है। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद ब्रिटेन एवं तुर्की के बीच होने वाले सेवर्स की संधि से तुर्की के सुल्तान के समस्त अधिकार छीन लिए गए। विश्व भर के मुसलमान तुर्की के सुल्तान को अपना खलीफा मानते थे। इस कारण से भारतीय मुसलमान भी ब्रिटिश से नफरत करने लगे और इस मौके को हिंदू मुस्लिम एकता के लिए उपयुक्त समझा गया। 9 नवंबर 1919 को दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का अधिवेशन हुआ और इसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की थी। अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की अध्यक्षता किसने की थी? 24 नवंबर 1919 की इसकी बैठक हुई थी, गांधी जी ने की थी। डेट भी याद रखना पूछता है। 20 जून 1920 को इलाहाबाद में हिंदू मुस्लिम की संयुक्त बैठक में असहयोग के अस्त्र को अपनाए जाने का निर्णय लिया गया। इस एक्ट के विरुद्ध बिहार में आंदोलन फरवरी 1919 के अंतिम दिनों में शुरू हुआ और मार्च आते आते पटना, मुंगेर, गया, मुजफ्फरपुर, छपरा, भागलपुर में विरोध प्रकट करने हेतु अनेक सभाएं होने लगी।
6 अप्रैल 1919 को पटना में विनम्रता तथा उपासना दिवस के रूप में मनाया गया। इसी दिन पटना में हसन इमाम के नेतृत्व में विशाल जुलूस निकाला गया। तो पूछेगा क्वेश्चन कि विनम्रता तथा उपासना दिवस किस आंदोलन के दौरान मनाया गया था? तो खिलाफत आंदोलन के दौरान। बिहार में खिलाफत आंदोलन के नेताओं के आमंत्रण पर मौलाना शौकत अली यहाँ पर आए थे। मौलाना शौकत अली आए। पटना में 24-25 अप्रैल 1920 को सभाएं हुई। इससे मौलाना शौकत अली ने खिलाफत की समस्या के समाधान हेतु अपना सर्वस्व बलिदान करने का आह्वान किया था। 15 और 16 मई 1919 को फुलवारी शरीफ में मुस्लिम उलेमाओं का सम्मेलन हुआ, जिसे ब्रिटिश सरकार को असहयोग करने का प्रस्ताव पारित हुआ। 1 अगस्त को पटना में आयोजित सभा नूरुल हसन ने प्रांतीय विधायिका से त्यागपत्र दे दिया। असहयोग आंदोलन और बिहार। असहयोग शुरू होगा खिलाफत के ठीक बाद। सितंबर 1920 में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन कलकत्ता में हुआ, जिसमें गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा, जिसे सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। बिहार में इस आंदोलन से जुड़े व्यक्तियों में कौन कौन थे? मजरूल हक, राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद, मोहम्मद शफी। सबके नाम याद रखना। बिहार में असहयोग आंदोलन से जुड़े हुए लोग कौन कौन थे? मजरूल हक, इनका नाम बहुत बार आएगा, राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद और मोहम्मद शफी। थोड़ा सा ब्लर है ये। सुप्रसिद्ध साहित्यकार राहुल संस्कृतायन असहयोग आंदोलन के दौरान छपरा में सक्रिय थे। राहुल संस्कृतायन, इन्होंने हिस्ट्री पर ही बहुत सारी किताब लिखी है। मजरूल हक ने पटना के दीघा में खैरू मियाँ द्वारा दान में दिए गए जमीन पर मदाकत आश्रम स्थापित किया था। कौन सा? मदाकत आश्रम, जिसमें यहाँ के छात्रों द्वारा चरखा बनाने का काम आरंभ हुआ था। मदाकत आश्रम कहाँ पर स्थापित किया गया था? पटना में। दिसंबर 1920 में अपनी अल्पकालिक यात्रा के क्रम में गांधी जी के प्रभाव स्वरूप कुछ राष्ट्रीय स्कूल खोले गए तथा बिहार में एक विद्यापीठ का गठन का निर्माण किया गया। बिहार में विद्यापीठ 1920 में जब गांधी जी आए तब स्थापित किया गया। राष्ट्रीय महाविद्यालय के प्रांगण में बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन 6 फरवरी 1921 ईस्वी को गांधी जी द्वारा किया गया। 6 फरवरी 1921 को। मजरूल हक इसके कुलाधिपति और ब्रजकिशोर प्रसाद कुलपति बने थे। मजरूल हक जी फिर से आ गए, ये कुलाधिपति बने और ब्रजकिशोर प्रसाद कुलपति बने बिहार विद्यापीठ का, जिसकी स्थापना 6 फरवरी 1921 ईस्वी को हुई थी। 30 सितंबर 1921 को मजरूल हक ने सदाकत आश्रम से द मदरलैंड नामक पत्रिका अखबार निकालना प्रारंभ किया था। द मदरलैंड, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय भावना का प्रसार और सहयोग कार्यक्रम का प्रसार और हिंदू मुस्लिम एकता का उपदेश देना था। अगर रिवीजन करने का समय आए तो 1957 के बाद, 1957 के बाद से लेकर 1947 तक इसको रिवाइज जरूर करना। इसी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते, पीसीएस हो चाहे यूपीएससी हो। 16 अगस्त 1921 को अखिल भारतीय कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक पटना के सदाकत आश्रम में हुई। गांधी जी का अतिरिक्त उसमें मोतीलाल नेहरू, ये कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई है। कहाँ? पटना के सदाकत आश्रम में। कौन कौन शामिल हुए? गांधी जी हुए, मोतीलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, मौलाना मोहम्मद अली, जमनालाल बजाज उपस्थित थे। इस बैठक में 11 प्रस्ताव स्वीकृत हुए। इनमें सबसे महत्वपूर्ण था विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार। 27 नवंबर 1921 को बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी ने कौमी सेवक दल की स्थापना की। इसका सर्वप्रमुख कार्य प्रांत में शांति बनाए रखना था। चंपारण में असहयोग आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किए गए प्रमुख नेता थे, इन सब के नाम याद कर लो। चंपारण में असहयोग के दौरान ये गिरफ्तार हुए थे। विपिन बिहारी वर्मा, शिवधारी पांडे, गणेश प्रसाद साहू, रामदयाल साहू, रामदास प्रसाद, हरवंश सहाय और जय नारायण प्रसाद। 22 दिसंबर 1921 को प्रिंस ऑफ वेल्स का पटना आगमन हुआ। ये वेल्स जगह, वहाँ के प्रिंस जो है वो पटना आए। वेल्स जगह है ब्रिटेन के द्वीप पर। उनको सर्वत्र काला झंडा दिखाया गया। उस दिन शहर में हड़ताल मनाई गई। जब असहयोग आंदोलन जोर पकड़ रहा था, उसी समय 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड से क्षुब्ध होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। चौरी चौरा में क्या हुआ था पता ही है, यूपी में ये जगह है। और यहाँ पर कुछ पुलिस वालों को लोगों ने जिंदा जला दिया था। पुलिस वालों ने लाठी चलाई थी आंदोलनकारियों पर, तो लोगों ने थाने में आग लगाकर उनको जिंदा जला दिया था। तो गांधी जी चूँकि अहिंसा के समर्थक, इसलिए उन्होंने पूरा आंदोलन बंद कर दिया था।
इस आंदोलन का सबसे व्यापक प्रभाव कहाँ कहाँ पर पड़ा? असहयोग आंदोलन का मुजफ्फरपुर शाहबाद जिला में देखा गया। पटना इसका मुख्य केंद्र था, तो पटना, मुजफ्फरपुर, शाहबाद, छपरा और भागलपुर, मुंगेर, इन सब में भी पड़ा। इसके साथ ही गया, आगरा, मुंगेर, किशनगंज, पूर्णिया भी इससे प्रभावित हुआ। अगला है असहयोग के अनेक कारण थे। असहयोग आंदोलन का क्या कारण था, क्यों उसको असहयोग आंदोलन चलाया गया था? तो रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, हंटर कमेटी की रिपोर्ट, भारतीयों द्वारा स्वराज की मांग आदि। खिलाफत आंदोलन का बिहार में व्यापक प्रभाव पड़ा था। अगला है स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी इसका गठन क्यों हुआ? तो जब गांधी जी ने 1921 में असहयोग आंदोलन चलाया और फिर 1922 में जब आंदोलन अपने चरम पर था तो 1922 में उन्होंने इसको स्थगित कर दिया। तो कांग्रेस में दो खेमा बन गया, एक सुधारवादी, एक उसी ढर्रे पर चलने वाले जिसको रूढ़िवादी कहा जाता है। सुधारवादी तो जो थे वो चाहते थे कि पार्टी बनाया जाए एक जो इलेक्शन लड़े और सदन के अंदर से हम विरोध करें। इसमें ये इन्हीं लोगों ने स्वराज पार्टी बनाई। स्वराज पार्टी बनाई कि हम अब इलेक्शन लड़ेंगे, हम जाएंगे सदन के भीतर और वहाँ पर विरोध प्रकट करेंगे। जबकि कुछ जो थे वो सिर्फ और सिर्फ सदन के बाहर विरोध के समर्थक थे, जिसमें थे सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, गांधी जी, ये। और जबकि जो स्वराज पार्टी के संस्थापक हैं मोतीलाल नेहरू, CR दास, ये थे कि हम पार्टी बनाकर चुनाव लड़ेंगे। ये गांधी जी से मोहभंग के कारण हुआ था। बाद में फिर विलय भी हो गया था इसका कांग्रेस पार्टी में ही। कांग्रेस का 1922 में वार्षिक अधिवेशन गया के तेनई नामक गांव पर देशबंधु चित्तरंजन दास की अध्यक्षता में हुआ था, जिसमें सबसे प्रमुख सवाल विधान परिषद में प्रवेश का था। देशबंधु ने अपने अध्यक्षीय भाषण में इसका प्रबल समर्थन किया, लेकिन अधिकांश सदस्य विधायिका के बाहर बहिष्कार के पक्ष में थे। निर्णय बहिष्कार के पक्ष में ही हुआ। बहिष्कार के निर्णय से क्षुब्ध होकर फरवरी 1923 में चित्तरंजन दास, जिसको CR दास, मोतीलाल नेहरू इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना की। इन्होंने देखा कि कांग्रेस में हमारी बात नहीं बन पाई, तो इन्होंने 1923 में इलाहाबाद में स्वराज पार्टी बना ली अपनी। इस दल का बिहार में कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन इसके समर्थकों की एक सभा 26 फरवरी 1923 को पटना में हुई थी। बिहार में स्वराज पार्टी का अध्यक्ष श्री नारायण प्रसाद, बहुत इंपॉर्टेंट, और सचिव अब्दुल बारी को चुना गया। अब्दुल बारी जी जो थे उनको सचिव चुना गया और श्री नारायण प्रसाद को अध्यक्ष चुना गया। बिहार में श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में 1923 में स्वराज दल की शाखा का गठन किया गया था। बिहार में साइमन कमीशन का बहिष्कार। भारत शासन अधिनियम 1919, साइमन कमीशन कब आएगा? 1927 में आया था। क्यों आया था? 1919 का जो एक्ट है इसमें बोला गया था हम 10 वर्षों बाद फिर से हम भारत का एक बार अध्ययन करेंगे और बताएंगे कि क्या क्या सुधार करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो चूंकि आना था इसको 1929 में, लेकिन ब्रिटेन में एक इलेक्शन होने वाला था और पार्टी बदल जानी थी वहाँ सत्ता में, इसलिए 1927 में 2 साल पहले ही आ गए थे वो भारत में। साइमन कमीशन भारत का क्या क्या सुधार होना चाहिए इसका अध्ययन करने के लिए। भारत सरकार अधिनियम 1919 में यह व्यवस्था की गई कि अगले 10 वर्षों में एक वैधानिक आयोग इस अधिनियम की समीक्षा की जाएगी, 1919 का अधिनियम की। इस परिप्रेक्ष्य में 8 नवंबर 1927 को सर जॉन साइमन के नेतृत्व में 7 सदस्यों वाले आयोग की स्थापना की गई। इस आयोग में किसी भी भारतीय को सम्मिलित नहीं किया, मतलब हमारा देश, लेकिन उसके संवैधानिक विकास का अध्ययन हम भारतीय नहीं कर सकते हैं, जिसके कारण भारत में इस कमीशन का तीव्र विरोध हुआ कि हमें भी शामिल किया जाए। यह आयोग 1928 से भारत आया, जहाँ जहाँ गया काले झंडे से और साइमन वापस जाओ नारे से इसका स्वागत किया गया था। बिहार में साइमन कमीशन के बहिष्कार के लिए 9 दिसंबर 1928 को अनुग्रह नारायण सिन्हा की अध्यक्षता में बिहार प्रांतीय सम्मेलन पटना में हुआ। साइमन कमीशन के विरोध में किनके अध्यक्षता में हुआ? तो अनुग्रह नारायण सिन्हा जो हैं उनकी अध्यक्षता में हुआ। लेकिन 12 दिसंबर 1928 को साइमन कमीशन पटना आया। सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा हिंदुस्तान स्टैंडर्ड नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन किया गया। सच्चिदानंद सिन्हा जी द्वारा व्हाई सोशलिज्म जयप्रकाश नारायण द्वारा लिखा गया है। जयप्रकाश नारायण सोशलिस्ट नेता थे, समाजवादी नेता थे। तो उनका किताब का क्या नाम क्या है? व्हाई सोशलिज्म, सोशलिज्म क्यों। 1920 में राजेंद्र प्रसाद जी की अध्यक्षता में प्रांतीय राजनीतिक सम्मेलन की बैठक भागलपुर में हुई, जिसमें असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव का समर्थन किया गया।
ये फैक्ट्स दिए हुए हैं। सत्याग्रह इन चंपारण के लेखक कौन है इस किताब के? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सत्याग्रह इन चंपारण। और असहयोग आंदोलन के समय ही श्री राजेंद्र प्रसाद ने अपनी वकालत छोड़ दी थी। 1918 में अंग्रेज सरकार ने मुजफ्फरपुर के रत्नाकर प्रेस से मुद्रित माँ की पुकार तथा 12 जुलाई 1919 को प्रकाशित कविता खूनी कफन को जब्त कर लिया था। 1918 में बिहार में राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना 5 जनवरी 1921 ईस्वी को हुई, जिसका उद्घाटन गांधी जी ने 6 फरवरी 1921 को किया। तो बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना कब हुई? 1921 में, यानी कि असहयोग आंदोलन के दौरान हुई थी और गांधी जी ने इसका उद्घाटन किया था। राष्ट्रीय महाविद्यालय का प्राचार्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। 6 फरवरी 1921 को गांधी जी ने बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन किया, जिसके महासचिव कौन थे? मजरूल हक जी थे। बिहार कौमी सेवक दल का गठन 27 नवंबर 1921 को बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के द्वारा किया गया था। बिहार कौमी सेवक दल का 1921 में, यानी कि 2 आंदोलन जो है खिलाफत और असहयोग, इस दौरान बिहार में बहुत कुछ स्थापित हुआ। ठीक है, ये पढ़ लिया। मनोरंजन प्रसाद सिंह लिखित भोजपुरी में फिरंगिया और सुयस लिखित लुटेरा छपरा के कलना प्रेस में छपी। फिरंगिया के लेखक कौन है? मनोरंजन प्रसाद सिंह। मनोरंजन जी ने फिरंगिया लिखा और सुयस जी ने लुटेरा लिखा। और असहयोग आंदोलन के दौरान ही दोनों पुस्तिकाएं संपूर्ण तिरहुत मंडल में वितरित की गई थी। बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन अक्टूबर 1921 में श्रीमती सरला देवी की अध्यक्षता में हजारीबाग में संपन्न हुआ था, जो अभी झारखंड में है। और असहयोग आंदोलन के दौरान फुलवारी शरीफ में मौलाना सज्जाद द्वारा, एक मिनट रुक जाओ, इसका नाम मैं पढ़ता हूँ। तो इसका नाम है इमारत सरिया। क्या नाम है? इमारत सरिया नामक संस्था का गठन हुआ था। और असहयोग आंदोलन के दौरान भागलपुर में झंडा कांड हुआ था। तो मौलाना सज्जाद द्वारा क्या था? इमारत सरिया नामक संस्था का गठन हुआ था। और झंडा कांड भागलपुर में हुआ था। झंडा कांड भागलपुर में हुआ था असहयोग आंदोलन के दौरान। 10 अगस्त 1929 को बिहार में राजनीतिक पीड़ित दिवस मनाया गया था। राजनीतिक पीड़ित दिवस। अगला है सविनय अवज्ञा आंदोलन और बिहार। जो मुख्य आंदोलन है ना, जैसे स्वदेशी है, ठीक है। उसके बाद से कौन सा है? खिलाफत। बीच में एक छूट गया, होम रूल। 1916-15 2 होम रूल थे। खिलाफत के बाद असहयोग के बाद कौन सा हो गया? सविनय अवज्ञा 1930 ईस्वी। इसके बाद मुख्य रूप से कौन सा होगा? तो भारत छोड़ो। इन आंदोलनों से संबंधित जो बिहार के फैक्ट हैं, उन्हीं से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और फिर भारत छोड़ो के बाद जब बचता है कि भारत को आज़ादी जब मिली ना, तो क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन, बेबल प्लान, ये सब अलग अलग जो हैं इनसे संबंधित। और फिर INA, इंडियन नेशनल आर्मी। ठीक है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन और बिहार। सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में दिसंबर 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पारित हुआ था। 26 जनवरी 1930 को संपूर्ण बिहार में स्वाधीनता दिवस पूरे उत्साह से मनाया गया था। 1930 ईस्वी में 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने साबरमती आश्रम से अपने 78 स्वयंसेवकों के साथ दांडी यात्रा की शुरुआत की, जो 24 दिनों बाद 5 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर नमक कानून तोड़ने के साथ समाप्त हुई। ये 2021 ईस्वी का क्वेश्चन है, 20 ईस्वी वाला का, कि कितने दिन तक गांधी जी की यात्रा चली थी? तो 24 दिन तक आंसर में था। इस दिन गांधी जी ने 6 अप्रैल 1930 को देश भर में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का ऐलान किया था। गांधी जी के दांडी मार्च में 78 स्वयंसेवकों में बिहार के एकमात्र प्रतिनिधि गिरिवरधारी बिहार के कौन थे? उनके 78 प्रतिनिधियों में गिरिवरधारी चौधरी जी शामिल थे। बिहार में सविनय अवज्ञा आंदोलन सर्वप्रथम 15 अप्रैल को चंपारण में और सारण जिलों में नमकीन मिट्टी से नमक बनाकर आरंभ किया गया। तो गिरिवरधारी चौधरी जी 78 स्वयंसेवकों में गांधी जी के साथ शामिल थे। और बिहार में कहाँ पर किया गया? चंपारण में।
और सारण में, छपरा जिला में, छपरा जो है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के कार्यक्रम, नमक कानून का उल्लंघन, मतलब क्या क्या करना था उसमें। करबंदी आंदोलन, कर नहीं देना। महिलाओं द्वारा शराब, अफीम और विदेशी कपड़ा दुकान पर धरना दिया गया। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। सरकारी सेवाओं, अदालतों, शिक्षा केंद्र, उपाधियों का बहिष्कार। सरकार से मतलब कोई मतलब नहीं हमें। सारण जिला में वरेजा और गोरिया कोठी को नमक कानून भंग करने के लिए चुना गया। ये दो जगह थे सारण जिला में, बरेजा और गोरिया कोठी। सारण जिले में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया, याद कर लेना सबका नाम। श्री नारायण प्रसाद सिंह, भरत मिश्र, गिरीश तिवारी और बवन सिंह। बिहार में नमक सत्याग्रह का प्रसार मुजफ्फरपुर, पटना, शाहबाद आदि क्षेत्रों में भी हुआ। मुजफ्फरपुर में सत्याग्रह का नेतृत्व रामदयालु सिंह, जनकधारी प्रसाद, ठाकुर रामनंदन सिंह ने किया था। रामनंदन सिंह जी हैं ये, किताब थोड़ा सा मुड़ गया था यहाँ। पटना में 16 अप्रैल 1930 को नमक सत्याग्रह शुरू हुआ। यहाँ पर नरवास पिंड नामक स्थान को नमक कानून भंग करने के लिए चुना गया। कौन सा, नरवास पिंड, पटना में। पटना में इस आंदोलन का नेतृत्व जगत नारायण लाल ने किया था। नमक कानून का नेतृत्व पटना में किसने किया था, जगत नारायण लाल ने किया था। अगला है कि नरवास पिंड आंदोलन क्या था। नरवास पिंड आंदोलन, नरवास पिंड नामक स्थान पटना जिला में है, जिसे नमक कानून भंग करने के लिए चुना गया था। यह सविनय अवज्ञा आंदोलन के दिन से चर्चित था। पटना में 16 से 21 अप्रैल 1930 के बीच नरवास पिंड चलो का नारा गूंजा करता था। यहाँ के लोगों ने महात्मा गांधी का आह्वान पर नमक सत्याग्रह चलाते रहने का दृढ़ संकल्प किया और पुलिस के जुल्म के आगे कभी झुके नहीं। तो नरवास पिंड आंदोलन कहाँ था, नमक कानून से संबंधित था। सत्याग्रह पटना में हुआ था। 16 अप्रैल 1930 को सर्चलाइट के मैनेजर, सर्चलाइट पत्रिका थी, के मैनेजर और पटना कमेटी के सचिव अंबिका कांत सिंह के नेतृत्व में लोगों का एक जत्था पटना के नरवास पिंड नामक स्थान की ओर बढ़ा। अंबिका कांत सिंह कानून भंग करने के लिए चला, परंतु पुलिस द्वारा रास्ते में रोककर कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। इसी बीच दूसरी तरफ से कुछ जत्थे नरवास पिंड पहुंच गए और नमक बनाकर नमक कानून को भंग किया। इस नमक आंदोलन में बिहार के अन्य प्रमुख नेताओं ने भाग लिया, जिससे प्रमुख थे श्री प्रोफेसर अब्दुल बारी, राजेंद्र प्रसाद, आचार्य JB कृपलानी। इन तीनों के नाम तो सुना ही होगा, ये तीनों भी शामिल थे इसमें। पटना में अंबिका कांत सिंह और जसूलाल गुप्ता को गिरफ्तार कर बांकीपुर जेल भेज दिया गया था। ये पूछ चुका है कि किस जेल में भेजा गया था इनको, बांकीपुर जेल। दरभंगा जिले में श्री सत्यनारायण सिंह के नेतृत्व में 17 अप्रैल 1930 को नमक कानून भंग किया गया। सत्यनारायण सिंह और रामनंदन मिश्र को दरभंगा में गिरफ्तार किया गया था। मुंगेर जिला में श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में 23 अप्रैल 1930 को गोगरी में नमक कानून को भंग किया गया। कौन सी जगह पर भंग किया गया, तो यहाँ पर गोगरी में। श्री कृष्ण सिंह को, अगला है श्री कृष्ण सिंह को बेगूसराय में गिरफ्तार कर हजारीबाग जेल भेज दिया गया। नंद कुमार सिंह को के नेतृत्व में 20 अप्रैल को लखीसराय के निकट राजौन ग्राम में नमक बनाया गया। 22 अप्रैल 1930 को बरहिया में तेजी सिंह के मंदिर में नमक बनाने का केंद्र खोला गया। तेजा सिंह के मंदिर में, तेजा सिंह नाम है यहाँ। शाह मोहम्मद जुबैर और नेमधारी सिंह के नेतृत्व में बरहिया में नमक कानून को भंग किया गया। थोड़ा सा ब्लर हो गया इसलिए दिक्कत हो रही है। भागलपुर के बिहपुर थाना में गौरीपुर गांव में महादेव शरीफ और दीप नारायण अग्रवाल के नेतृत्व में 20 अप्रैल को नमक कानून भंग किया गया। बिहार में सर्वप्रथम राष्ट्रीय नेता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 5 जुलाई 1930 को छपरा में गिरफ्तार कर हजारीबाग जेल भेज दिया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्यक्रम करबंदी आंदोलन था, कर नहीं देने का। बिहार में चौकीदारी करबंदी अभियान शुरू किया गया। ये BPSC का क्वेश्चन है कि बिहार में चौकीदारी करबंदी अभियान किस आंदोलन के दौरान शुरू किया गया था, तो सविनय अवज्ञा। सारण, चंपारण, शाहबाद, पूर्णिया, मुंगेर, पटना आदि अन्य जिलों के लोगों ने भी चौकीदारी कर देना बंद कर दिया।
कांग्रेस कार्यकारिणी ने 1 अगस्त 1930 को बम्बई की अपनी बैठक में बिहार की जनता को चौकीदारी करबंदी अभियान शुरू करने पर बधाई दी थी। 12 अगस्त 1930 को श्रीमती चंद्रावती देवी ने गया में एक सभा में भाषण करते हुए चौकीदारी टैक्स नहीं देने पर बल दिया था। श्रीमती चंद्रावती देवी जी ने मई 1930 से पटना में सर अली इमाम की अध्यक्षता में एक स्वदेशी लीग की स्थापना की गई। स्वदेशी लीग में सच्चिदानंद सिन्हा एवं के.बी. दत्त को उपाध्यक्ष और इनका नाम मैं पढ़ता हूँ, हसन इमाम को मुख्य सचिव एवं बलदेव सहाय को संयुक्त सचिव बनाया गया था। समन्वय आंदोलन आरंभ करते समय गांधी जी ने भारत की महिलाओं से विदेशी वस्त्र और नशीले पदार्थों के बहिष्कार संबंधी कार्य में भाग लेकर स्वतंत्रता आंदोलन में सहयोग देने की अपील की थी। पटना में विदेशी वस्त्र बहिष्कार की सफलता का मुख्य श्रेय अधिकांश महिलाओं को था, जिसमें प्रमुख थी श्रीमती हसन इमाम और श्रीमती विंध्यवासिनी देवी। महिलाओं में विदेशी वस्त्र के बहिष्कार में समन्वय आंदोलन के दौरान बिहार में पहली बार 2 महिलाएं राजनीतिक अभियोग में गिरफ्तार की गई थी। समन्वय के दौरान कौन थी वो 2 महिलाएं? श्रीमती सरस्वती देवी जी थीं और श्रीमती साधना देवी जी। इन दोनों पर राजनीतिक अभियोग लगाया गया था। समन्वय आंदोलन के दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 14 दिसंबर 1930 को कारावास की अवधि पूरी करके हजारीबाग जेल से रिहा हुए थे। 5 मई 1931 को गांधी इरविन समझौता के अंतर्गत समन्वय आंदोलन को स्थगित कर दिया गया तथा दूसरी बार यह आंदोलन 3 जनवरी 1932 को प्रारंभ हुआ था। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था जरा मुझे बता दो। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दिए जाने के विरोध में पटना में 26 मार्च को पूरी तरह हड़ताल थी। 23 मार्च को फांसी हुई, 26 मार्च को पटना में हड़ताल रही और विरोध सभा में श्री कृष्ण सिंह और जगत नारायण लाल जी ने उग्र भाषण दिया था। श्री कृष्ण सिंह और जगत नारायण लाल जी ने इन भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु के फांसी के पश्चात मुंगेर के गोगरी थाना में समन्वय आंदोलन के दौरान 14 महिलाओं को धरना देने और जुलूस निकालने के अपराध में गिरफ्तार किया गया था, जिसमें श्रीमती अनूप देवी, श्रीमती सुशीला देवी और श्रीमती सरस्वती देवी प्रमुख हैं। समन्वय आंदोलन के दौरान मुंगेर के तारापुर में क्रांतिकारियों द्वारा थाना भवन पर राष्ट्रीय झंडा फहराने का प्रयत्न 15 फरवरी 1932 को किया गया। यहाँ एकत्र लोगों पर पुलिस की गोली चलाने से 15 लोग मारे गए। समन्वय आंदोलन के दौरान छपरा में कारागार के कैदियों ने नंगी हड़ताल किया था। कहाँ पर? छपरा में। समन्वय आंदोलन के दौरान गांधी जी ने समन्वय आंदोलन को 7 अप्रैल 1934 को स्थगित कर दिया था। महात्मा गांधी और कांग्रेस कार्यकारिणी के सदस्यों की रिहाई पर स्वाधीनता दिवस मनाया गया, जिसके तहत पटना में अनुग्रह नारायण सिंह जी ने झंडा फहराया था जब इन लोगों को जेल से छोड़ा गया तब। अगला है बापू की लाठी। इसमें एक छोटा सा कहानी दिया है। बिहार समग्र कुछ नहीं है। बापू के हाथ में जो लाठी रहती थी वो मुंगेर की लाठी होती थी, जिसमें पीतल का मूठ लगा होता था और इसको आग में पकाकर बनाई जाती थी। ठीक, तो जब महात्मा गांधी बिहार आए थे ना, घोरघट गांव पहुंचे थे, तो वहाँ पर उन्होंने लोगों को पूछा था। उन्होंने इस लाठी से पिटाई भी खाई थी अंग्रेज़ों के हाथों। अंग्रेज इस लाठी का खूब यूज करते थे आंदोलनकारियों को मारने के लिए, पूरे देश दुनिया में सब जगह। 5 रुपये का गांधी जी का ऑटोग्राफ। इसमें क्या है, जब 1934 का भूकंप आया तो बिहार में गांधी जी जगह जगह पर लोगों की मदद करने के लिए घूम रहे थे। तो इसी दौरान वो सहरसा से बिहपुर होते हुए भागलपुर गए। इसके बाद दीप नारायण सिंह के घर ठहरे और 3 अप्रैल को भागलपुर के लाजपत पार्क में गांधी जी ने लोगों को संबोधित करते हुए राहत कार्य में सहयोग लेने के लिए और भूकंप पीड़ितों की मदद के लिए अपील की। सभा के दौरान कांग्रेस के कार्यकर्ता जो थे लोगों से चंदा मांग रहे थे। फिर गांधी जी ने क्या बोला कि जो भी आदमी ऑटोग्राफ लेना चाहते हो, गांधी जी का ऑटोग्राफ गए मांगने के लिए लोग, तो उन्होंने बोला ऑटोग्राफ देंगे लेकिन 5 रुपया में एक ऑटोग्राफ मिलेगा। बहुत सारे लोग 5-5 रुपये देकर गांधी जी का ऑटोग्राफ लेने चले गए। तो फिर इस पैसे को उन्होंने वहाँ के भूकंप पीड़ितों की मदद में लगा दी। भागलपुर सबसे ज़्यादा प्रभावित जिलों में से एक था 1934 के भूकंप में। तो गांधी जी भारत के पहले सेलिब्रिटी थे। 15 जनवरी 1934 को उत्तर बिहार में भीषण भूकंप आया, जिसमें 20,000 से अधिक लोग मारे गए। भूकंप पीड़ितों की सहायता के लिए बिहार केंद्रीय
रिलीफ कमेटी नामक एक गैर सरकारी संस्था की स्थापना हुई, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और सचिव बलदेव प्रसाद थे। बिहार केंद्रीय रिलीफ कमेटी की स्थापना हुई 1934 में। 11 मार्च 1934 को गांधी जी बिहार यात्रा पहुंचे और उत्तर बिहार के हर जिला, कौन कौन सा, मोतिहारी, छपरा, सोनपुर, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, दरभंगा, भागलपुर, मुंगेर आदि स्थानों पर गए और लोगों के भूकंप पीड़ितों की सहायता की अपील की। लगभग उत्तर बिहार के सारे जिले गए, वैसे सब तक नहीं गए। और दक्षिण में कहाँ कहाँ गए? भागलपुर और मुंगेर। ये सब प्रभावित जिले थे जो भूकंप से सब ज़्यादा प्रभावित हुए थे। गांधी जी का बिहार में हरिजन यात्रा 1934 में 2 बार हुआ। गांधी जी की 1934 ईस्वी की बिहार यात्रा मानवीय कार्य और सामाजिक सुधार के अतिरिक्त राजनीतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण था। कांग्रेस समाजवादी पार्टी, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं इससे। समाजवादियों का एक सम्मेलन आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में 17 मई 1934 को बम्बई में हुआ। यहीं पर आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, मीनू मसानी, अशोक मेहता के प्रयत्नों से कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया गया। 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का प्रथम अधिवेशन पटना में हुआ। इसके अध्यक्षता आचार्य नरेंद्र देव, सचिव जयप्रकाश नारायण थे। फिर से इनका नाम पढ़ देता हूं मैं। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का 1934 में प्रथम अधिवेशन पटना में हुआ। इसके अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव और सचिव जयप्रकाश नारायण थे। पूछ चुका है ये क्वेश्चन, फिर से पूछ सकता है, रिपीट बहुत करता है बीपीएससी। कांग्रेस समाजवादी पार्टी के पूर्व ही 1931 में गंगा शरण सिंह, राम वृक्ष बेनीपुरी जी, कवि भी हैं ये, रामानंद मिश्रा आदि ने बिहार सोशलिस्ट पार्टी के नामक संगठन की स्थापना कर दी थी। देखो, बिहार सोशलिस्ट पार्टी तो 1931 के आसपास इसकी स्थापना कर दी थी इन्होंने। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1934 में हुई है। इसके प्रमुख सदस्यों में योगेंद्र शुक्ल, अब्दुल बारी, कर्पूरी ठाकुर, सावन सिंह आदि थे। इसका तालमेल कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से रहा और कांग्रेस को समाजवादी विचारों को अपनाने के लिए प्रेरित करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। बिहार विधानसभा चुनाव 1937। भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा भारतीयों को प्रांतीय शासन प्रबंध का अधिकार दिया गया। परिणाम स्वरूप 1937 ईस्वी में प्रांतीय विधानसभाओं के चुनाव हुए। कांग्रेस को संयुक्त प्रांत मद्रास, कौन कौन सी जगह? संयुक्त प्रांत मद्रास, मध्य प्रदेश, बरार, उड़ीसा, बिहार से पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ। बिहार में 129 निर्वाचन मंडल क्षेत्र बनाए गए। इसमें 70 आम निर्वाचन मंडल था, 39 मुसलमानों के लिए सुरक्षित था, 4 महिलाओं के लिए, 1 एंग्लो इंडियन के लिए, 2 यूरोपीय और 13 विशेष निर्वाचन मंडल था। इस चुनाव में बिहार में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ। कुल 152 सीटों में से 152 में से 107 पर कांग्रेस जीती थी। कांग्रेस ने चुनाव लड़ा और 98 सीटों पर जीता। 107 पर वो चुनाव लड़ी कांग्रेस, 152 सीट थे, 107 पर चुनाव लड़ी और जीती कितनी? 98। उसके प्रत्याशी विजयी हुए। 1 अप्रैल 1937 को मोहम्मद यूनिस के नेतृत्व में बिहार में पहली भारतीय मंत्रिमंडल बना। कांग्रेस इस अंतरिम मंत्रिमंडल का विरोध किया। कांग्रेस ने 1 अप्रैल 1937 को मोहम्मद यूनिस के नेतृत्व में बिहार में पहला भारतीय मंत्रिमंडल बना। कांग्रेस ने इस अंतरिम मंत्रिमंडल का विरोध किया था। अगला है, इसी बीच भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिन्थिगो ने आश्वासन दिया कि मंत्रियों के कार्य में गवर्नर हस्तक्षेप नहीं करेंगे। मोहम्मद यूनुस के अंतरिम मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देने के बाद 20 जुलाई 1937 को श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस ने मंत्रिमंडल का गठन किया। किनके नेतृत्व में? श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में 1937 में, जब मोहम्मद यूनुस का अंतरिम मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दे दिया। तब श्री रामदयालु सिंह, प्रोफेसर अब्दुल बारी विधानसभा का अध्यक्ष कौन बने? श्री रामदयालु सिंह। अब प्रोफेसर अब्दुल बारी क्या बनेंगे? विधानसभा के उपाध्यक्ष। विधानसभा बन गया ना, विधानसभा में कांग्रेस आ गई। अब उसके अध्यक्ष कौन बने? तो श्री रामदयालु सिंह अध्यक्ष बने और प्रोफेसर अब्दुल बारी उपाध्यक्ष बने। राजनीतिक बंदियों की रिहाई के प्रश्न पर बिहार मंत्रिमंडल ने 15 फरवरी 1938 को त्यागपत्र दे दिया। बाद में 26 फरवरी को बिहार के प्रधानमंत्री, उस समय मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहा जाता था, क्योंकि अंग्रेज मानते थे कि हर एक प्रांत अलग अलग है बिहार भारत का। तो मुख्यमंत्री का पद तो उतना ही होता था, शक्ति उतनी, लेकिन उसका नाम दिया गया था प्रधानमंत्री का। अगर पता हो आप लोगों को थोड़ा सा, अगर स्वतंत्रता के बाद का इतिहास पढ़ा होगा तो 1965 के से पहले
कश्मीर के मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहा जाता था, मतलब एक देश में 2 प्रधानमंत्री होते थे हमारे, और कश्मीर के राज्यपाल को राष्ट्रपति। कश्मीर अपना जम्मू कश्मीर से कुछ सदस्य यूएन में भी भेजते थे, जिसको ख़त्म कर दिया गया था बाद में। चलो आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्ण सिंह और गवर्नर के बीच वार्ता से राजनीतिक बंदियों की समस्या सुलझ जाने के बाद मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र वापस लेकर पुनः अपना काम कर लिया। जो राजनीतिक बंदी को लेकर इन्होंने त्यागपत्र दिया था वो मामला सुलझ गया और फिर से ये सरकार बना लिया इन्होंने। सितंबर 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ होने पर भारत के तात्कालिक वायसराय लॉर्ड लिथगो ने भारतीय विधानमंडल की सहमति के बिना भारत को युद्ध में शामिल कर दिया। अब क्या होगा? इस विरोध में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने पूरे देश में ही त्यागपत्र दे दिया था। मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर को, जब कांग्रेस मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दिया, तो मुस्लिम लीग चूंकि इनके विरोधी थी तो उसने भारत में मुक्ति दिवस मनाया कि चलो भाई हमें कांग्रेस से मुक्ति मिल गई। उसने ऐसा मनाया था। आज कौन भारत को कांग्रेस मुक्त बनाना चाहता है? अगला है बिहार मंत्रिमंडल के प्रमुख सुधारात्मक कार्य। काश्तकारी व्यवस्था के तहत किसानों के राहत हेतु बिहार टेनेंसी अमेंडमेंट एक्ट पारित हुआ। स्वायत्तशासी संस्थाओं को अपने भवनों पर राष्ट्रीय झंडा फहराने की अनुमति दी गई। अखबारों से जमानत मांगने की प्रथा एवं संघों पर से प्रतिबंध की समाप्ति की गई। श्रमिकों के जीवन कार्य की स्थितियों की जांच के लिए राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में श्रम जांच समिति का गठन हुआ। मतलब हम अपने तरीके से काम करने लग गए। बिहार में जो मंत्रिमंडल बना वो अब काम करना शुरू कर दिया उसने। शैक्षणिक सुधार हेतु केटी शाह की अध्यक्षता में शिक्षा पुनर्गठन समिति का गठन हुआ। मौलाना अबुल कलाम जी की अध्यक्षता में हिंदुस्तानी समिति का गठन हुआ। बिहार मुस्लिम लीग। अक्टूबर 1937 के अंत मोहम्मद अली जिन्ना बिहार यात्रा पर आए। इनके प्रयत्नों से यूनाइटेड मुस्लिम लीग और अहरार पार्टी मुस्लिम लीग में विलय हो गया। लेकिन विधानमंडल के सबसे बड़े मुस्लिम संगठन बिहार इंडिपेंडेंट पार्टी, ये मुस्लिम संगठन था, के साथ जिन्ना की वार्ताएं असफल हो गई। 1 जनवरी 1938 को बिहार आए और गया में मुसलमानों की एक बड़ी सभा को संबोधित किया। जिन्ना फिर से बिहार आए 1 जनवरी 1938 को, पहले 37 में आए अक्टूबर में, फिर 38 के जनवरी में आ गए। मुस्लिम लीग द्वारा बिहार मंत्रिमंडल की कठोर शब्दों में आलोचना की गई तथा स्थानीय संस्थाओं में भी पृथक निर्वाचन प्रणाली की मांग की गई। बांग्लादेश, जब पाकिस्तान का और भारत का विभाजन हुआ तो बांग्लादेश की तरफ जब पलायन हुआ, उसमें सबसे ज़्यादा पलायन करने वाले 2 जगह के मुसलमान थे। एक तो बंगाल और दूसरा बिहार। यहाँ से सबसे ज़्यादा मुसलमान पलायित होके कहाँ गए थे? बांग्लादेश गए थे। पाकिस्तान कम गए थे इधर। तो मुस्लिम लीग द्वारा बिहार मंत्रिमंडल कठोर शब्दों में आलोचना की गई तथा स्थानीय संस्थाओं में भी पृथक निर्वाचन प्रणाली की मांग की गई। स्थानीय संस्थाओं में पृथक निर्वाचन प्रणाली क्या होती थी कि मुसलमान आदमी नेता बनेगा, ये नेता हो गया, और इसके वोटर सिर्फ और सिर्फ मुसलमान ही होंगे। मतलब हर धर्म के लोग अपने अपने नेताओं को चुनेंगे। ये भारत के विभाजन का आधार बना था। 1909 के एक्ट द्वारा लाया गया था पृथक निर्वाचन प्रणाली को। मिंटो था जिसको भारत में सांप्रदायिकता का जनक कहा जाता है, उस समय गवर्नर। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का 26वां अधिवेशन मोहम्मद अली जिन्ना की अध्यक्षता में 26 दिसंबर 1938 को पटना में शुरू हुआ। 26वां अधिवेशन। बिहार में मुस्लिम लीग से अलग 2 अन्य मुस्लिम संगठन भी कार्यरत थे। ये था जमायते उलेमा और मोमीन जमायत। ये दोनों बिहार के मुस्लिम संगठन थे। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह। बिहार में 28 नवंबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत हुई। श्री कृष्ण सिंह बिहार के पहले सत्याग्रही थे और दूसरे सत्याग्रही कौन थे? अनुग्रह नारायण सिंह दूसरे सत्याग्रही थे। पहले कौन थे? श्री कृष्ण सिंह। अनुग्रह नारायण सिंह को पटना सिटी में भाषण देने के लिए गिरफ्तार कर लिया गया। गौरी शंकर सिंह ने 4 दिसंबर 1940 को गया में और श्याम नारायण सिंह ने 9 दिसंबर 1940 को सिलाव नालंदा में सत्याग्रह किया था। बिहार के अन्य क्षेत्र में भी लोगों ने व्यक्तिगत सत्याग्रह में भाग लिया। गया में कुछ महिलाएं भी सत्याग्रह करती हुई गिरफ्तार हुई, जिनमें प्रमुख थी प्रियंका देवी, जगत रानी देवी, जानकी देवी आदि। बिहार यंग मैन इंस्टीट्यूट में 20 दिसंबर 1936 को अखिल भारतीय छात्र दिवस राम वृक्ष बेनीपुरी जी की अध्यक्षता में मनाया गया। यंग मैन इंस्टीट्यूट।
महात्मा गांधी से मतभेद होने के बाद सुभाष बोस ने 3 मई 1940 को फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। इससे पहले त्रिपुरी कांग्रेस की घटना हुई थी जिसमें अध्यक्ष बने थे ये सुभाष बोस। इस सिलसिले में बोस अगस्त माह में पटना आए और कुछ समीपवर्ती जिलों की यात्रा की। 18 फरवरी 1940 को मजदूरों की समस्या पर जमशेदपुर में दिए गए भाषण के लिए NSA भारतीय रक्षा कानून के अंतर्गत जयप्रकाश नारायण को गिरफ्तार करके 6 माह की कड़ी कैद की सजा दी गई। NSA किन किन लोगों पर लगा है? जयप्रकाश नारायण, गांधी जी और पता नहीं बहुत सारे और भी नेता हैं। बिहार से प्रकाशित समाचार पत्र सर्चलाइट एवं इंडियन नेशन, सर्चलाइट और इंडियन नेशन ने जयप्रकाश नारायण की गिरफ्तारी को अनुचित कदम बताया था। 10 मार्च 1940 को सारे प्रांत में जयप्रकाश नारायण दिवस मनाया गया था। कब मनाया गया? 10 मार्च 1940 को, 1940 के 10 मार्च को मनाया गया था। याद रखना ये डेट। जयप्रकाश नारायण से संबंधित हर साल एक आध क्वेश्चन टकराते हैं। पटना से प्रकाशित होने वाले अंग्रेजी अखबार कौन सा था? द बिहार हेराल्ड। द बिहार हेराल्ड है एक, पटना से प्रकाशित होती थी। एक है दक्कन हेराल्ड, दक्कन, ये दक्षिण भारत में बहुत ही प्रचलित अखबार है। तो पटना से प्रकाशित होती थी द बिहार हेराल्ड। बिहार में फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता शिलभद्र याजी को छपरा में 16 मई 1940 को भारत रक्षा कानून के अंतर्गत आपत्तिजनक भाषण देने के अभियोग में गिरफ्तार कर लिया गया। ये फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता थे, सुभाष बोस के पार्टी थी वो। गांधी जी के निर्देश पर 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया। विनोबा भावे प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही थे पूरे देश के। 1941 में मुस्लिम लीग द्वारा 23 मार्च को पाकिस्तान दिवस, हिंदू महासभा द्वारा 27 को पाकिस्तान विरोधी दिवस मनाया गया। 23 मार्च को उन्होंने क्या मनाया? पाकिस्तान दिवस। और 27 अप्रैल को पाकिस्तान विरोध दिवस मनाया इन लोगों ने। और इसके मनाने के कारण बिहार शरीफ में भयानक सांप्रदायिक दंगा हुआ। हिंदू महासभा ने 27 अप्रैल को जब पाकिस्तान विरोधी दिवस मनाया तो बिहार शरीफ में बहुत भयानक दंगा हुआ था। बिहार शरीफ के सांप्रदायिक दंगों पर गांधी जी ने शांति की अपील करते हुए कहा कि अभी बिहार ही ऐसा प्रांत है जो हमें रास्ता दिखा सकता है एवं हमारे लिए उदाहरण बन सकता है। अगला है भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार का योगदान। भारत छोड़ो आंदोलन ये सबसे प्रमुख आंदोलनों में से एक है, 1942 में हुआ था। अब इसमें बिहार का क्या क्या योगदान है इसको हम पढ़ लेते हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस के बंबई अधिवेशन में ग्वालियर टैंक सभा में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पास किया गया, जिसमें गांधी जी द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया। इस प्रस्ताव को अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने 8 अगस्त 1942 को स्वीकार कर लिया गया। ये नारा जो है ना, करो या मरो, इस पर आधारित कम से कम 6 से 7 बार क्वेश्चन पूछा है बीपीएससी ने, रिपीट करके। जैसे 16 में पूछा, 17 में पूछा, उदाहरण दे रहा हूँ। 16-17 में पूछा है कि नहीं मुझे नहीं याद है। इस प्रस्ताव को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने 8 अगस्त 1942 को स्वीकार किया, लेकिन प्रस्ताव पारित होने से पूर्व ही इस आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने वाले प्रमुख नेता नारायण सिंह, सुखलाल सिंह को हजारीबाग में गिरफ्तार कर लिया गया। इस आंदोलन की खासियत क्या थी भारत छोड़ो आंदोलन की? कि इसके सारे नेता जेल में थे, फिर भी ये जनता द्वारा संचालित आंदोलन था। इस पूरे आंदोलन को सिर्फ और सिर्फ लोगों ने चलाया। बिहार के प्रमुख नेता राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह बाबू, श्री कृष्ण सिंह, मथुरा बाबू इत्यादि को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार कर लिया गया। 11 अगस्त 1942 को अंग्रेज भारत छोड़ो, झंडा ऊंचा रहे हमारा, भारत माता की जय, वंदे मातरम, हम सचिवालय पर झंडा फहराएंगे जैसे ओजस्वी नारों के साथ छात्रों के एक जुलूस ने पटना में सचिवालय भवन के पूर्वी गेट पर राष्ट्रीय ध्वज फहराना शुरू कर दिया। इससे वहाँ के तात्कालिक अंग्रेज जिलाधिकारी WG आर्चर, इनका नाम याद कर लो इस महोदय का, WG आर्चर ने बौखलाहट में निहत्थे छात्रों पर अंधाधुंध गोलियां चलवा दी, जिससे 7 नौजवान छात्र वहीं पर झंडा थामे एक एक कर शहीद हो गए। लेकिन 8वां छात्र रामकृष्ण सिंह, छात्र पटना कॉलेज मोकामा वासी था, ये अंग्रेजों की आंखों में धूल झोंक कर ब्रितानी झंडा यूनियन जैक को उतारकर भारतीय झंडा फहराने में कामयाब हो गया। 8वां छात्र जो था, सारे 7 तो मर गए, लेकिन 8वें ने झंडा फहरा ही दिया वहाँ पर सचिवालय पर। रामकृष्ण सिंह नाम था इसका। सचिवालय गोलीकांड के समय भारतीय अफसर उदित नारायण पांडे SDO और विशंभर चौधरी डिप्टी कलेक्टर थे।
सचिवालय सुरक्षा की जिम्मेदारी भारतीय बंदूकधारी गोरखा पुलिस को सौंपी गई थी। सचिवालय कांड के बाद 2 दिन तक पटना बंद रहा था। डुमराव, गया, सिवान, कटिहार थाना पर झंडा लगाने की कोशिश में क्रमशः कपिल मुनि, श्याम बिहारी लाल, फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव, ध्रुव कुमार को पुलिस की गोलियों का शिकार होना पड़ा था। यानी कि ध्रुव कुमार कटिहार में, फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव सिवान में, उसके बाद से श्याम बिहारी लाल जी गया में और कपिल मुनि डुमराव में शहीद हुए थे। भारत छोड़ो आंदोलन बिहार के गया, भागलपुर, सारण, पूर्णिया, शाहाबाद, मुजफ्फरपुर और चंपारण स्वतः स्फूर्त जन विद्रोह के मुख्य केंद्र थे। लोग ही विद्रोह कर रहे थे, कोई नेता नहीं। 9 अगस्त को राजेंद्र प्रसाद को पटना में गिरफ्तार कर लिया गया और बांकीपुर जेल ले जाया गया। उस दिन पटना में फूलन प्रसाद वर्मा और मथुरा प्रसाद को गिरफ्तार कर लिया गया। बांकीपुर जेल ले जाया गया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान राजेंद्र प्रसाद को, ये क्वेश्चन पूछ चुका है ये। 8 अगस्त की सुबह डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह अपने गांव मोरे से पटना आते समय गिरफ्तार कर लिए गए। जब वो गांव से आ रहे थे तो उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। 10 अगस्त की सुबह में श्री कृष्ण सिंह जी को गिरफ्तार किया गया था। 10 अगस्त को 11 अगस्त को अनुग्रह नारायण सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों को बांकीपुर जेल में ही रखा गया। श्री बलदेव सहाय ने सरकारी नीति के विरोध में महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल के पद से त्यागपत्र दे दिया। सचिवालय गोलीकांड के विरोध में 12 अगस्त को पटना में पूर्ण हड़ताल रही। उस दिन बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष महामाया प्रसाद सिन्हा को पटना रेलवे स्टेशन पर गिरफ्तार कर लिया गया। सारे नेता गिरफ्तार। अब देखते हैं बिहार में नमक आंदोलन के कौन कौन से ये वो हैं नेतृत्वकर्ता। नमक आंदोलन का है, ये याद रखना। चंपारण में विपिन बिहारी वर्मा, बरेजा में गिरीश तिवारी, गोरियाकोठी में चंद्रिका सिंह, हाजीपुर में भरत मिश्र, पटना में अंबिका कांत सिंह, मुंगेर में श्री कृष्ण सिंह जी, लखीसराय में नंद कुमार सिंह, दरभंगा में सत्यनारायण सिंह। सचिवालय गोलीकांड के दिन कांग्रेस मैदान में जगत नारायण लाल की अध्यक्षता में आयोजित सभा में संचार सुविधाओं को ठप करके सरकारी कार्यों को शिथिल करने का प्रस्ताव पारित हुआ था। पटना सचिवालय गोलीकांड में 7 शहीद जिनके नाम दिया है और किस क्लास के छात्र थे, किस वर्ग में पढ़ते थे वो। रामानंद सिंह 11वीं के छात्र था, शहादत नगर पटना के निवासी थे। राम गोविंद सिंह दशरथा पटना के निवासी 11वीं के ही थे। ये सभी 11वीं के थे, एक स्नातक और एक 9वीं का छात्र था। उमाकांत प्रसाद सिंह नरेंद्रपुर सारण का था। राजेंद्र सिंह बनवारी चक्र सारण का था। सतीश प्रसाद झा खरहरा भागलपुर के थे ये। जगपति कुमार स्नातक खरटी ओबरा औरंगाबाद के थे, खराटी का। देवी प्रसाद चौधरी जमालपुर सिलहट असम के थे। तो एक असम के भी थे। महिलाओं ने जुलूस निकाल कर कांग्रेस मैदान में भगवती देवी राजेंद्र प्रसाद की बहन की अध्यक्षता में एक सभा आयोजित की और इस सभा में सुंदरी देवी शंभूशरण वर्मा की पत्नी एवं रामप्यारी देवी जगत नारायण लाल की पत्नी के वकीलों से वकालत छोड़ने का अनुरोध किया। विक्रम के 9 लाख सिंह को भी 10 अगस्त को रात को गिरफ्तार कर लिया गया। मैंने गलती से पढ़ दिया। चंपारण के गोविंदगंज थाना में ऋषि दल के अंतर्गत लगभग 1 महीने तक जनता राज्य बना रहा। इसका गठन करने में श्री रामाश्रय दुबे का प्रमुख हाथ था। 1942 के आंदोलन में दरभंगा महाराज न केवल सरकार को अपने सशस्त्र लोगों की सेवाएं देने से इनकार कर दिया, बल्कि गिरफ्तार लोगों की मदद भी की थी उन्होंने। दिसंबर 1942 में कांग्रेस समाजवादियों द्वारा स्वतंत्रता संग्राम मोर्चा शीर्षक से एक प्रलेख निकाला गया, जिसमें क्रांति को आगे बढ़ाते हुए एक समग्र शक्ति के रूप में मोर्चा संगठित करने पर बल दिया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पटना से प्रकाशित सर्च लाइट और इंडियन नेशन और राष्ट्रवाणी का प्रकाशन नहीं हुआ था, रोक लगा दिया था सरकार ने। 12 अगस्त को सरकारी नीति के विरोध में डीएल नंद कायोलियर ने पटना बुद्ध समिति के सचिव पद से त्यागपत्र दे दिया था। पटना के फतेहपुर मल सलामी थाना में 65 व्यक्तियों ने कुछ दिनों तक समानांतर प्रशासन चलाया था। फतेहपुर में बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी का मुख्यालय अस्थायी तौर पर यहीं से काम करता था। 30 अगस्त 1942 को जगत नारायण लाल ने यहाँ एक सभा की और इसके कार्यकर्ताओं को शहीद संघ नाम दिया।
बिहार में प्रशासन को पंगु बनाने के उद्देश्य से सियाराम दल नामक गुप्त संगठन की गतिविधि 1943 से 44 जारी रही, 1943-44 तक जारी रही। अगस्त क्रांति का बिहार के विभिन्न क्षेत्रों पर प्रभाव क्या पड़ा? भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति भी कहा जाता है। 8 अगस्त को शुरू हुआ था ये बम्बई से। 1942 का अगस्त क्रांति का चिंगारी संपूर्ण बिहार में फूट पड़ा। सारण जिले में जगलाल चौधरी ने थाने को जला दिया। चंपारण जिले में गोविंदपुर थाने में ऋषि जी महादेव प्रसाद, जगन्नाथ प्रसाद और ब्रह्मानंद तिवारी ने एक समानांतर सरकार बनाई। वे मुखबिरों को सजा देते थे। मुजफ्फरपुर जिले के मीनापुर थानेदारों को लोगों ने जिंदा जला दिया। बेलसंड थाने में गोली चली, जिसमें जय मंगल सिंह, सुखदेव सिंह, भूपन सिंह, नौजाद सिंह, बंसी तत्मा, सरसात शाह, सुंदर महरा, छठू शाह, बलदेव सुहरी तथा सुखू लोहार मारे गए थे बेलसंड थाने में। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसानों के भारी विद्रोह के कारण सरकारी अधिकारियों ने सारण जिले को कुख्यात रूप से अपराधी घोषित कर दिया, पूरे जिले को ही। 13 अगस्त को कटिहार थाने पर झंडा फहराते समय 13 वर्षीय बालक ध्रुव कुमार को पुलिस ने झंडा फहराने के प्रयास में गोली मार दी। भागलपुर में अगस्त क्रांति का नेतृत्व छात्रों ने किया। यहाँ शिवधारी सिंह, सुखदेव चौधरी, कैलाश बिहारी लाल गिरफ्तार हुए। भागलपुर मुंगेर के ग्रामीण क्षेत्रों में अगरजीत पासवान के नेतृत्व में वुमूल आंदोलन चलाया गया। ठीक है, ये तुमुल आंदोलन है, तुमुल नहीं वुमूल है, सॉरी तुमुल है, तुमुल आंदोलन चलाया गया था अगरजीत पासवान जी के अध्यक्षता में, नेतृत्व में। 13 अगस्त को हजारीबाग के सरस्वती देवी तथा एक अन्य महिला को भागलपुर सेंट्रल जेल ले जाया गया। सेंट्रल ले जाया जा रहा था। उन्हें नाथनगर में एक भीड़ ने पुलिस के हाथों से छुड़ा लिया। सरस्वती देवी ने लाजपत पार्क में क्रांतिकारी भाषण दिया। दरभंगा में कुलानंद वैदिक और संघवारा में कर्पूरी ठाकुर ने संचार व्यवस्था को ठप करने का काम किया। अगस्त क्रांति के दौरान गिरफ्तार नेता राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में रखा गया। श्री कृष्ण सिंह जी को बांकीपुर में, अनुग्रह नारायण सिंह जी को बांकीपुर जेल में रखा गया। जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल में, योगेंद्र शुक्ल को बक्सर जेल में रखा गया था। अगला है बिहार में भूमिगत संगठन। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार में गुप्त क्रांतिकारी गतिविधियां चलाई गई थी। 29 अक्टूबर को गया के एक औषधालय में पुलिस को बम बनाने का सामान मिला था। कहाँ पर? गया में। 14 नवंबर 1942 को एक प्रमुख फरार समाजवादी नरसिंह नारायण आज़ाद को गया में पकड़ लिया गया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गिरफ्तार लोकनायक जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से 9 नवंबर 1942 को रामानंद सिंह, योगेंद्र शुक्ल, सूरज नारायण सिंह, गुलाब चंद्र गुप्त और शालिग्राम सिंह के साथ भागने में सफल रहे। जेल फरारी घटना में शामिल रहने के संदेह में राम नारायण सिंह, कृष्ण वल्लभ सहाय और सुखलाल सिंह को गिरफ्तार कर भागलपुर जेल भेज दिया गया। हजारीबाग जेल से फरार योगेंद्र शुक्ल को बाद में 4 दिसंबर 1942 को करनौती के बाल गोविंद सिंह के साथ मुजफ्फरपुर में गिरफ्तार कर लिया गया। 7 दिसंबर को योगेंद्र शुक्ल पटना लाए गए। उन्हें बक्सर जेल भेज दिया गया। जेल से भागने के बाद जयप्रकाश नारायण के साथ रामानंद मिश्र और शालिग्राम सिंह अच्युत पटवर्धन की बहन विजया के साथ कलकत्ता चले गए। वहां से उन्होंने सूरज नारायण सिंह और विजया के साथ नेपाल तराई के जंगली इलाकों में छापामार युद्ध का प्रशिक्षण देने के लिए शिविर स्थापित किया। आज़ाद दस्ता। मार्च 1943 में आज़ाद दस्ता के अखिल भारतीय केंद्र और बिहार प्रांतीय कार्यालय का गठन जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में नेपाल में किया गया। आज़ाद दस्ता का संचालन नेपाल में कोसी नदी के दल कसे के टापू नामक स्थान से किया गया था। ये थोड़ा ब्लर हो गया है, रुको मैं इसको देख लेता हूँ। इसका नाम है दलकारो टापू, कोसी नदी में है। छोटा सा कोई जगह होगा मिट्टी का बीच में, जिसके चारों तरफ नदियां बहती होंगी। इस समय तक श्यामनंदन सिंह के साथ डॉक्टर राम मनोहर लोहिया भी नेपाल पहुंच गए। राम मनोहर लोहिया भी कहाँ पहुंच गए? नेपाल पहुंच गए। डॉक्टर लोहिया संचार एवं प्रचार विभाग का निर्देशन करते थे। आज़ाद दस्ता के मुख्य प्रशिक्षक सरदार नित्यानंद सिंह थे और बिहार के लिए श्री सूरज नारायण सिंह के अधीन एक स्वतंत्र परिषद स्थापित की गई थी। सरदार नित्यानंद सिंह सोनबरसा में पुलिस की गोलियों से शहीद हुए।
मई 1943 में जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर लोहिया, श्याम नंदन सिंह, कार्तिक प्रसाद सिंह, ब्रज किशोर सिंह, श्याम सुंदर और वैद्यनाथ झा को अचानक नेपाल सरकार द्वारा गिरफ्तार करके हनुमान नगर जेल में रखा गया। नेपाल सरकार अंग्रेजों की सहयोगी सरकार थी। सरदार नित्यानंद सिंह और सूरज नारायण के नेतृत्व में क्रांतिकारियों का एक जत्था हनुमान नगर जेल से जयप्रकाश नारायण और कुछ अन्य बंदियों को छुड़ा लिया था। इनको वहां से नेपाल के जेल से भगा लिया इन दोनों ने। 18 दिसंबर 1943 को जयप्रकाश नारायण पुनः मुगलपुरा में गिरफ्तार कर लिए गए। 1943 ईस्वी के अंत तक आज़ाद दस्ता सक्रिय रहा, परंतु इस आंदोलन के प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी के बाद यह विफल हो गया। श्रीमती कृपलानी की गिरफ्तारी पटना में 28 अप्रैल 1944 को हुई। 15 जून 1945 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बांकीपुर जेल से रिहा कर दिए गए। फरवरी 1946 में जयप्रकाश नारायण के रिहाई के प्रश्न पर दबाव बनाने के उद्देश्य से जयप्रकाश नारायण दिवस मनाया गया। मार्च 1946 में संपन्न विधानसभा चुनाव में 152 सीटों में से कांग्रेस 68, मुस्लिम लीग 34 निर्वाचित हुए 34 सीटों पर। मतलब कि मुस्लिम लीग की भी पकड़ थोड़ी बहुत बन गई बिहार के विधानसभा चुनाव में, बिहार का जो क्षेत्र में हुआ था। 24 मार्च 1946 को ब्रिटिश मंत्रिमंडल के 3 सदस्य पैथिक लॉरेंस, स्टैनफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर के कैबिनेट मिशन ने नया संविधान बनाने और अंतरिम सरकार के गठन की संस्तुति की। कांग्रेस ने कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार कर लिया, पर अंतरिम सरकार की योजना का मुस्लिम लीग ने विरोध किया। 30 मार्च 1946 को श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में बिहार में दूसरा कांग्रेसी मंत्रिमंडल बना। जून 1946 में संपन्न संविधान सभा के चुनाव में कांग्रेस को 296 सीटों में से 111 पर विजय मिली। कांग्रेस की इस जीत के बाद मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान प्राप्त करने के लिए 16 अगस्त 1946 को देश भर में प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में मनाया, यानी कि दंगा हुआ पूरे देश में। उस दिन कलकत्ता में भयंकर सांप्रदायिक दंगे शुरू हो गए। इसका दुखद अंत पूर्वी बंगाल में ढाका, नोआखली, त्रिपुरा जिले में हिंदुओं की बड़ी पैमाने पर हत्या और लूटपाट के साथ हुआ। बिहार और बंगाल में सर्वाधिक दंगे हुए थे और पंजाब में। पूर्वी बंगाल की प्रतिक्रिया बिहार में भी हुई। 1946 के अंत में प्रांत के कई स्थानों पर सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे। इस सांप्रदायिक दंगों का व्यापक प्रभाव छपरा, पटना, बिहार शरीफ, जहानाबाद, बांका आदि शहरों पर हुआ। मार्च 1947 में सांप्रदायिक दंगों के बाद बिहार में शांति सद्भावना का संदेश देने के उद्देश्य से गांधी जी आए थे। मार्च 1947 में गांधी जी फिर से बिहार आए दंगों को शांत कराने के लिए। 9 दिसंबर 1946 को स्वतंत्र भारत के संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा की प्रथम बैठक बिहार के सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बाद में संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बन गए। तो अस्थायी अध्यक्ष भी बिहार से थे सच्चिदानंद सिन्हा जी, और अस्थायी अध्यक्ष भी बिहार से थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद बिहार में प्रथम स्वतंत्रता दिवस बड़े उत्साह से मनाया गया था। जयराम दौलत राम बिहार के प्रथम राज्यपाल और श्री कृष्ण सिंह बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री बने और 15 अगस्त 1947 को पदभार ग्रहण किया था उन्होंने। 15 अगस्त 1947 को उस दिन राज्यपाल ने 1942 की क्रांति में पटना सचिवालय गोलीकांड में शहीद छात्रों की स्मृति में पटना में बनाए जाने वाले शहीद स्मारक की आधारशिला भी 15 अगस्त 1947 को ही रखी गई थी। 30 जनवरी 1948 को पटना गांधी मैदान का थोड़ा सा इतिहास है ये। जब गोडसे ने गांधी जी को गोली मार दिया था, बिरला हाउस में गांधी जी की हत्या कर दी गई। इससे गांधी जी के प्रति पूरे बिहार में शोक की लहर फैल गई। उसी वर्ष गांधी जी के सम्मान में 15 अगस्त 1948 को स्वतंत्रता की पहली वर्षगांठ के समारोह के लिए बिहार सरकार ने शासकीय आदेश में छपे आधिकारिक निमंत्रण पत्रों में पहली बार गांधी मैदान का नाम का इस्तेमाल किया था। पटना प्रशासन द्वारा जारी किए गए निमंत्रण पत्र में लिखा गया कि जिलाधिकारी पटना आग्रह करते हैं कि दीवान बहादुर राधाकृष्ण जलान 15 अगस्त रविवार सुबह 9 बजे गांधी मैदान बांकीपुर में उपस्थित होकर अनुग्रहित करें। जब बिहार के माननीय राज्यपाल स्वतंत्रता दिवस की पहली वर्षगांठ के अवसर पर ध्वजारोहण किया था उन्होंने और सेना पुलिस होमगार्ड के परेड का सलामी लिया था। अभिलेखीय दस्तावेज के अनुसार अंडाकार मैदान के आकार के इस मैदान को अब गांधी मैदान के नाम से जाना जाएगा। यह मैदान आज़ादी के बाद से राज्य में स्वतंत्रता दिवस समारोह का मुख्य स्थल है।
पहले इसे बांकीपुर मैदान या पटना लॉन कहा जाता था। यह स्मरणीय है कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गांधी जी ने इस मैदान में कई बार सभा और सम्मेलन किया था। तो मॉडर्न हिस्ट्री में अब अगला है कि स्वतंत्र आंदोलन में बिहार की महिलाओं का योगदान। अब हम इसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहला इसमें कि सन 1917 में बिहार में महात्मा गांधी के पदार्पण के साथ ही आंदोलन में महिलाओं का झुकाव बढ़ गया। गांधी जी का बहुत बड़ा योगदान था कि सामान्य भारतीय जो हैं, सामान्य भारतीय, उनको इन्होंने आंदोलन से जोड़ दिया, तभी उनका आंदोलन इतना बड़ा दिखता था। महिलाओं को उसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा जोड़ा आंदोलन में। सरला देवी ने 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आगमन के दौरान होने वाले समारोह के बहिष्कार आंदोलन का नेतृत्व किया था। सरला देवी ने प्रिंस ऑफ वेल्स का विरोध किया था भारत आने पर। 1921 इसमें देशबंधु कोष के लिए जब गांधी जी ने बिहार का भ्रमण किया तो यहाँ की महिलाओं ने अपने आभूषण तक को दान में दे दिया उन्होंने 1921 ईस्वी में। इस कार्य महात्मा गांधी के साथ श्रीमती प्रभावती देवी, जयप्रकाश नारायण जी की पत्नी जो थी, ने महत्वपूर्ण योगदान दिया था। ये गांधी जी को अपना गुरु मानती थी, जयप्रकाश नारायण जी की पत्नी। सन 1930 के नमक आंदोलन में भी बिहार के आंदोलन ने बड़े जोश खरोश के साथ भाग लिया। बिहार के महिलाओं ने भाग लिया। श्रीमती सैलबाला राय के ओजस्वी भाषण से प्रभावित होकर संथाल परगना की महिलाओं ने नमक कानून को भंग किया था। सैलबाला राय कहाँ पर? संथाल परगना, भागलपुर और बंगाल और बिहार का जो इलाका है, राजमहल के इलाका आसपास का। हजारीबाग के श्रीमती सरस्वती देवी, श्रीमती साधना देवी को नमक कानून के उल्लंघन के लिए 6 माह की सजा मिली थी। पटना में श्रीमती हसन इमाम और श्रीमती विंध्यवासिनी देवी जी के नेतृत्व में महिलाओं ने विदेशी वस्त्रों की दुकान के सामने धरना प्रदर्शन को सफल बनाया था। 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने के आरोप में पटना में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की पत्नी राजवंशी देवी तथा चंद्रावती देवी सहित 7 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया, जिसमें राजवंशी देवी तथा चंद्रावती देवी को 1.5 वर्ष कारावास की सजा दी गई थी। 9 अगस्त 1942 को पटना में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बहन श्रीमती भगवती देवी के नेतृत्व में महिलाओं का एक विशाल जुलूस निकाला गया था। हजारीबाग में महिलाओं के मतलब राजेंद्र प्रसाद जी पूरा सपरिवार आंदोलन में थे। हजारीबाग में महिलाओं का नेतृत्व श्रीमती सरस्वती देवी कर रही थी, जिन्हें गिरफ्तार भी किया गया था। लेकिन जब सरस्वती देवी जी को हजारीबाग से भागलपुर ले जाया जा रहा था तो विद्यार्थियों की जत्था ने धावा बोलकर उनको छुड़ा लिया था। कुछ दिनों बाद उन्हें फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। छपरा में 19 अगस्त 1942 को हुई एक विशाल जनसभा की अध्यक्षता शांति देवी ने किया था। छपरा जिले के दिघवारा प्रखंड में तिरंगा झंडा फहराने के आरोप में मलखाचक के स्वर्गीय राम विनोद सिंह जी की 2 पुत्रियां शारदा और सरस्वती को 14 और 11 वर्ष की सजा दी गई थी। संथाल परगना के हरिहर मिर्धा की पत्नी बिरजा देवी को पुलिस ने हत्या कर दी। बिरजा देवी की हत्या हो गई थी। गया जिले की प्यारी देवी को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। वैशाली के ही श्रीमती बिंदा देवी, शहीद फुलेना प्रसाद जी की पत्नी तारा देवी, मुजफ्फरपुर की भवानी मेहरोत्रा, भागलपुर की रामस्वरूप देवी, कुमारी धतूरी देवी, जिरिया देवी, मुंगेर की संपतिया देवी जी और शाहबाद की फूई कुमारी, पटना की सुधा कुमारी शर्मा आदि महिलाओं ने अद्वितीय योगदान दिया था हमारे स्वतंत्रता आंदोलन में। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अनेक महिलाएं पुलिस की गोली से भी शहीद हुई। इनके नाम याद कर लेते हैं, जिनमें प्रमुख हैं छोरमारा गांव की श्रीमती बिराजी मधियाइन और शाहबाद के गांव के लसाढ़ी के शिव गोपाल दुसाद की पत्नी अकेली देवी, मुंगेर के रोहियार गांव की कुमारी धतूरी देवी आदि। इसके बाद है बिहार भ्रमण पर आने वाले विदेशी यात्रियों का विवरण। इसका अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा क्योंकि इसमें मॉडर्न के नहीं है, ये प्राचीन मध्यकाल सब के हैं। तो मॉडर्न हिस्ट्री हमने बिहार का पढ़ लिया, बिहार समग्र से। नेक्स्ट वीडियो में हम पहले बिहार के जो मॉडर्न के क्वेश्चंस हैं मैं दिखा देता हूँ। ये क्वेश्चंस जो हैं इसको हम कंप्लीट करेंगे। 143 के करीब में क्वेश्चन है और फिर हम एंशिएंट के क्वेश्चन करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो और शेयर करना, वीडियो को पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। अगले वीडियो हम ज्योग्राफी करेंगे बिहार का। हिस्ट्री ख़त्म हो गया, ज्योग्राफी करेंगे। एंशिएंट और मिडिवल मैंने करा दिया है। थैंक यू सो मच।